नमस्ते। द यूपीएससी पॉडकास्ट चैनल में आपका स्वागत है। इंडियन आर्ट एंड कल्चर की हमारी सीरीज में आज हम चैप्टर 6 इंडियन डांस फॉर्म्स पर चर्चा करेंगे। जब हम डांस के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में क्या आता है? शायद बॉलीवुड के गाने, रियलिटी शोज या फिर शादियों का संगीत, एनर्जी, सेलिब्रेशन, फन। लेकिन भारत में डांस सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है। बिल्कुल नहीं। इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं, इतनी गहरी कि ये वेदों से जुड़ी हैं। ये एक साधना है, एक कहानी कहने का तरीका है, एक प्रार्थना है। तो आज की हमारी चर्चा का सेंट्रल क्वेश्चन ये है कि हजारों साल पुरानी एक आर्ट फॉर्म बिना एक शब्द कहे इंसान के सबसे कॉम्प्लेक्स इमोशंस को कैसे कम्युनिकेट कर पाती है। आज हम इसी भाषा को डीकोड करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इसको अनपैक करते हैं। सबसे पहला सवाल, ये सब शुरू कहाँ से हुआ? क्या इसकी कोई डिवाइन ओरिजिन स्टोरी है या ये बस लोक कला से विकसित हुई? इसकी शुरुआत तो डिवाइन ही मानी जाती है और कहानी भी बहुत दिलचस्प है। अच्छा। हाँ, इसका जिक्र मिलता है भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में, जो डांस और ड्रामा पर सबसे पुराना और सबसे कॉम्प्रिहेंसिव ग्रंथ माना जाता है। कहानी यह है कि एक समय पर देवतागण बोरियत महसूस कर रहे थे, तो उन्होंने भगवान ब्रह्मा से एक ऐसे मनोरंजन, एक पास टाइम की रचना करने का अनुरोध किया जो सिर्फ सुना ना जा सके बल्कि देखा भी जा सके। मतलब कुछ ऐसा जो इंद्रियों को पूरी तरह से एंगेज करे। एग्जैक्टली। ये इंटरेस्टिंग है। मतलब उस वक्त जो कलाएं थीं वो शायद म्यूजिक या रेसिटेशन जैसी थीं, जो सिर्फ सुनने पर फोकस करती थीं। देवता एक ऑडियो विजुअल एक्सपीरियंस चाहते थे। बिल्कुल। तब ब्रह्मा ने एक अद्भुत काम किया। उन्होंने चारों वेदों के सार को लेकर एक 5वें वेद की रचना कर डाली। 5वां वेद? हाँ, जिसे नाट्य वेद कहा गया। ये सिर्फ डांस नहीं था, ये ड्रामा, म्यूजिक और एक्सप्रेशन का एक कंप्लीट पैकेज था, एक होलिस्टिक आर्ट फॉर्म। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। हम हमेशा 4 वेदों के बारे में ही सुनते हैं। किसी आर्ट फॉर्म को वेद का दर्जा देना ये दिखाता है कि उसे सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि ज्ञान का एक जरिया माना गया है ना? सही, डिवाइन नॉलेज का एक मीडियम। तो इस सुपर वेदा को बनाने के लिए चारों वेदों से क्या-क्या लिया गया, कैसे बनाए? तो नाट्य वेद एक बहुत ही ब्यूटीफुल अमेलगमेशन है। इसमें हर वेद से उसका सबसे पावरफुल एलिमेंट लिया गया है। जैसे ऋग्वेद, जो ज्ञान और स्तुतियों का संग्रह है, उससे लिया गया पाठ्य। पाठ्य मतलब वर्ड्स, द स्क्रिप्ट। हाँ, जो कहानी का आधार बनते हैं। फिर यजुर्वेद, जो यज्ञ और रिचुअल्स के परफॉर्मेंस पर फोकस करता है, उससे लिया गया अभिनय। अभिनय यानी जेस्चर्स एंड एक्टिंग, द परफॉर्मेंस एस्पेक्ट। बिल्कुल। अच्छा, तो कहानी के लिए शब्द मिल गए ऋग्वेद से, उसे परफॉर्म करने के लिए जेस्चर्स मिल गए यजुर्वेद से। तो अब म्यूजिक और इमोशन की बारी होगी। सही पकड़ा आपने। सामवेद, जिसे बुक ऑफ चांट्स भी कहते हैं और जो भारतीय संगीत की जड़ है, उससे गीत यानी म्यूजिक और मेलोडी को लिया गया। और चौथा और आखिर में अथर्ववेद, जिसमें रोजमर्रा की जिंदगी, चार्म्स और ह्यूमन लाइफ के इमोशंस का जिक्र है, उससे लिया गया रस यानी इमोशंस। तो आप देखिए, वर्ड्स, एक्शन, म्यूजिक एंड इमोशन, इन चारों को मिलाकर नाट्यवेद बना। ये तो एक तरह से यूनिवर्सल एलिमेंट्स को कॉडिफाई करने की कोशिश थी। ये कहना कि कोई भी पावरफुल परफॉर्मेंस आर्ट इन 4 स्तंभों के बिना अधूरी है। ये तो आज की फिल्मों का फॉर्मूला है। डायलॉग्स मतलब पाठ्यत्य, एक्टिंग मतलब अभिनय, सॉन्ग्स मतलब गीत एंड इमोशंस रस, सब कुछ है। इट्स एन एंशिएंट ब्लॉकबस्टर फॉर्मूला। ब्लॉकबस्टर फॉर्मूला बिल्कुल कह सकते हैं। और ये फॉर्मूला इतना पावरफुल इसलिए था क्योंकि ये मानता था कि एक अच्छी कहानी सुनाने के लिए आपको इंसान के इंटेलेक्ट, एक्शन, म्यूजिक और इमोशन चारों को एंगेज करना पड़ता है। आज भी तो यही होता है। बिल्कुल। नाट्य शास्त्र ने हजारों साल पहले ही इसे डिफाइन कर दिया था। ये डिवाइन ओरिजिन की कहानियां तो आर्ट को एक कॉस्मिक स्केल देती हैं, पर क्या ये सिर्फ मंदिरों और देवताओं तक ही सीमित था या आम लोगों की जिंदगी का भी हिस्सा था? मतलब जमीन पर इतिहास में इसके निशान मिलते हैं? बिल्कुल मिलते हैं, और ये हमें हजारों साल पीछे ले जाते हैं। कहां पर? मध्य प्रदेश में भीमबेटका की गुफाओं में जो रॉक पेंटिंग्स मिली हैं, उनमें सामुदायिक नृत्य यानी कम्युनिटी डांसिंग के सीन बने हुए हैं। लोग हाथ पकड़कर एक सर्कल में नाच रहे हैं। अच्छा। ये दिखाता है कि डांस हमेशा से सोशल लाइफ का एक हिस्सा रहा है, सेलिब्रेशन का, रिचुअल का एक तरीका रहा है। और वो ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल की मूर्ति हड़प्पा सभ्यता की, वो तो इंडियन हिस्ट्री की सबसे आइकॉनिक इमेजेस में से एक है। एग्जैक्टली। वो छोटी सी कांसे की मूर्ति जो लगभग 4,500 साल पुरानी है, हमें बहुत कुछ बताती है। उसका पोस्चर देखिए। हाँ, एक हाथ कमर पर है, दूसरा घुटने पर।
सिर्फ थोड़ा पीछे की ओर झुका हुआ। उसमें एक कॉन्फिडेंस है, एक एटीट्यूड है। वो सिर्फ एक मूर्ति नहीं है, वो उस जमाने के समाज का एक रिफ्लेक्शन है। सही बात है। वो दिखाती है कि उस वक्त भी डांस एक वेल डेवलप्ड आर्ट फॉर्म था और उसे सोशल एंटरटेनमेंट के तौर पर कितनी इंपॉर्टेंस दी जाती थी। हाँ, वो कोई फॉर्मल पोज नहीं लगता, ऐसा लगता है जैसे अ मोमेंट ऑफ रिलैक्सेशन, शायद किसी परफॉर्मेंस के बाद। शायद। सही बात है। ये तो हुई हिस्ट्री की बात। अब वापस मिथोलॉजी पर आते हैं। हमने भगवान शिव के तांडव के बारे में बहुत सुना है, तस्वीरों में, कहानियों में। इसे अक्सर गुस्से या डिस्ट्रक्शन से जोड़ा जाता है, पर आर्ट में विनाश का ये एस्पेक्ट इतना जरूरी क्यों है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। तांडव को सिर्फ डिस्ट्रक्शन का डांस समझना उसकी फिलॉसफी को सिंप्लीफाई करना है। तो फिर ये क्या दर्शाता है? शिव का तांडव सृष्टि के पूरे चक्र को दर्शाता है। क्रिएशन यानी सृजन, प्रिजर्वेशन यानी संरक्षण, एंड डिस्ट्रक्शन यानी विनाश। अच्छा, पूरा साइकिल। हाँ, ये कॉस्मिक साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ है जो लगातार चलता रहता है। जब शिव तांडव करते हैं तो वो यूनिवर्स के इसी रिदम को चैनल कर रहे होते हैं। विनाश या अंत नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत के लिए जरूरी है। सो इट्स अ डांस ऑफ कॉस्मिक एनर्जी। और पार्वती का नृत्य, जिसे लास्य कहते हैं, वो इसका फेमिनिन रिस्पॉन्स है। हाँ, जहाँ तांडव में एक रॉ कॉस्मिक एनर्जी और पावर है, वहीं पार्वती का लास्य उसका फेमिनिन काउंटर पार्ट है। उसमें ग्रेस, ब्यूटी और लव का भाव होता है। ये दोनों मिलकर यूनिवर्स का बैलेंस बनाते हैं। अ बैलेंस ऑफ पावर एंड ग्रेस। क्रिएशन एंड प्रिजर्वेशन। हर क्लासिकल डांस में आपको इन दोनों एलिमेंट्स का एक ब्लेंड जरूर मिलेगा। ठीक है, तो लास्य और तांडव, ये नृत्य की दो प्रमुख शैलियां या एस्थेटिक अप्रोचेस हो गई। एक में ग्रेस और इमोशन डोमिनेंट है, दूसरे में रिदम और एनर्जी। लेकिन जब एक डांसर स्टेज पर होता है तो उसकी परफॉर्मेंस को टेक्निकली कैसे एनालाइज किया जाता है? इसके बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या हैं? इसके लिए नंदिकेश्वर का एक और प्रसिद्ध ग्रंथ है, अभिनय दर्पण। इसमें परफॉर्मेंस के 3 मूल तत्व बताए गए हैं। यह समझना बहुत जरूरी है क्योंकि यही क्लासिकल डांस की ग्रामर है। ओके। पहला है नृत्य। नृत्य, इसे आप प्योर टेक्निकल डांस कह सकते हैं। ये बेसिक डांस स्टेप्स हैं जो रिदम और टेम्पो के साथ परफेक्टली मैच करते हुए किए जाते हैं। इसमें कोई एक्सप्रेशन, कोई मूड, कोई कहानी नहीं होती। मतलब सिर्फ टेक्निक। हाँ, इसका एकमात्र उद्देश्य है मूवमेंट और रिदम की ब्यूटी दिखाना, और डिस्प्ले ऑफ स्किल। जैसे कोई सितार प्लेयर सिर्फ अलंकार का रियाज कर रहा हो, सिर्फ सुर और ताल पर फोकस, टेक्निक पर फोकस, बिना किसी इमोशनल बैगेज के। बिल्कुल सही एनालॉजी है। ये डांस की फाउंडेशन है, उसकी वोकैबुलरी है। ठीक है, और दूसरा तत्व है नाट्य। नाट्य इसका सीधा सीधा अर्थ है ड्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, यानी कहानी। हाँ, कहानी जिसे नृत्य के माध्यम से बताया जाता है। इसमें परफॉर्मर एक कैरेक्टर बन जाता है और एक स्टोरी को इनैक्ट करता है। इसमें जेस्चर्स और एक्सप्रेशंस का इस्तेमाल होता है एक नैरेटिव बनाने के लिए। और तीसरा है नृत्य। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है क्योंकि नृत्य, नाट्य, नृत्य तीनों शब्द बहुत मिलते जुलते हैं। हाँ हैं, लेकिन इसमें एक बहुत सटल और ब्यूटीफुल डिफरेंस है। नृत्य असल में नृत्य और नाट्य का कॉम्बिनेशन है। अच्छा, दोनों का। हाँ, इसमें प्योर डांस स्टेप्स भी होते हैं जो नृत्य का एलिमेंट है, लेकिन साथ ही साथ भावनाओं यानी सेंटिमेंट्स एंड इमोशंस को भी एक्सप्रेस किया जाता है जो नाट्य का एलिमेंट है। ये वो हिस्सा है जहां डांसर अपनी सोल को परफॉर्मेंस में डालता है। मतलब इसमें माइम और मुद्राओं के जरिए भावनाओं को व्यक्त किया जाता है। बिल्कुल। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक डांसर को 3 अलग-अलग स्किल्स में महारत हासिल करनी होती है। एक एथलीट का डिसिप्लिन और प्रिसिजन नृत्य, एक स्टोरी टेलर की कला और इमेजिनेशन नाट्य, और एक पोएट की इमोशनल डेप्थ नृत्य। वाह, ये तीनों एक साथ लाना ही इसे क्लासिकल बनाता है। आपने इसे बहुत खूबसूरती से समराइज किया है। यही इसकी कॉम्प्लेक्सिटी और ब्यूटी है। एक कंप्लीट परफॉर्मेंस इन तीनों का एक सीमलेस ब्लेंड होती है। कभी सिर्फ नृत्य का सेगमेंट होगा जहां ऑडियंस डांसर की टेक्निकल ब्रिलियंस को अप्रिशिएट करेगी, फिर नाट्य आएगा जहां कहानी आगे बढ़ेगी, और फिर नृत्य जहां उस कहानी के इमोशनल कोर को एक्सप्लोर किया जाएगा। इसी एक्सप्रेशन और इमोशन से जुड़ा एक कॉन्सेप्ट है नायक नायिका भाव। ये सुनने में बहुत पोएटिक लगता है। ये क्या है? ये अभिनय दर्पण का एक बहुत ही गहरा कॉन्सेप्ट है। इसमें परफॉर्मेंस को एक डिवाइन, एक स्पिरिचुअल कॉन्टेक्स्ट दिया जाता है। कैसे? भगवान को नायक के रूप में देखा जाता है और नृत्य करने वाला भक्त, चाहे वो मेल हो या फीमेल, वो खुद को नायिका के रूप में देखता है जो अपने प्रियतम यानी भगवान से मिलने के लिए आतुर है।
मतलब हर परफॉर्मेंस भक्त और भगवान के बीच की एक प्रेम कहानी बन जाती है। हाँ, एक तरह से। ये कॉन्सेप्ट बहुत ब्यूटीफुल है, लेकिन क्या ये परफॉर्मर को, स्पेशली अ मेल परफॉर्मर, एक लिमिटेड इमोशनल रेंज में नहीं बांध देता, जहां उसे हमेशा नायिका के पर्सपेक्टिव से ही परफॉर्म करना है? एक मॉडर्न डे लिसनर के लिए ये थोड़ा रिग्रेसिव लग सकता है। ये एक वैलिड पॉइंट है अगर हम इसे लिटरली देखें तो, लेकिन इसकी फिलॉसफी को समझना जरूरी है। अच्छा। यहाँ नायिका जेंडर नहीं बल्कि एक स्पिरिचुअल स्टेट को रिप्रेजेंट करती है। ये ह्यूमन सोल यानी जीवात्मा है जो डिवाइन यानी परमात्मा से मिलने के लिए तरस रही है। ये आत्मन और ब्रह्मन के यूनियन का मेटाफॉर है। अच्छा, तो ये अ सोल्स यर्निंग है। एग्जैक्टली। तो एक मेल डांसर जब राधा बनकर कृष्ण के लिए परफॉर्म करता है तो वो फिजिकली एक महिला नहीं बन रहा, बल्कि वो अपने अंदर के डिवोशनल एस्पेक्ट को चैनल कर रहा है। ये जेंडर रोल से परे की बात है। समझ गई, ये एक स्पिरिचुअल मेटाफर है, लिटरल इंटरप्रिटेशन नहीं। तो इस नायक नायिका भाव में कौन कौन से इमोशंस दिखाए जाते हैं? इसमें 9 रस या भावनाएं व्यक्त की जाती हैं। रस का मतलब है एसेंस या फ्लेवर। ये ह्यूमन इमोशंस का कोर हैं जिन्हें एक परफॉर्मर इवोक करने की कोशिश करता है। न सिर्फ अपने अंदर बल्कि ऑडियंस के अंदर भी। बिल्कुल। नवरस, इनके बारे में सुना है। श्रृंगार यानी प्रेम, रौद्र यानी क्रोध, बीभत्स घृणा। हाँ, फिर वीर यानी वीरता, शांत यानी शांति, हास्य यानी हंसी, करुण यानी दुख, भयानक यानी भय और अद्भुत यानी आश्चर्य। ये नवरस कहलाते हैं। हाँ, और एक स्किल्ड डांसर इन सभी रसों को अपनी परफॉर्मेंस में एक्सप्रेस करने की क्षमता रखता है। मतलब ह्यूमन इमोशन का पूरा स्पेक्ट्रम कवर हो जाता है, लव से लेके एंगर, पीस से लेके फियर तक। ये तो एक एक्टर की रेंज टेस्ट करने जैसा है, बस यहाँ शब्द नहीं है। सही। लेकिन इन सारे रस को, इन इमोशंस को बिना शब्दों के एक्सप्रेस कैसे किया जाता है? जैसे शांत रस को लेते हैं, शांति को डांस में कैसे दिखाएंगे? ये तो स्टिलनेस का कॉन्सेप्ट है। बहुत अच्छा सवाल। यहीं पर मुद्राओं और अभिनय का रोल आता है। शांत रस दिखाने के लिए डांसर शायद बहुत स्लो फ्लूइड मूवमेंट्स का इस्तेमाल करेगा। उसकी बॉडी लैंग्वेज रिलैक्स होगी, फेशियल एक्सप्रेशन सीरीन होंगे। शायद वो ध्यान मुद्रा या पद्मासन जैसी पोस्चर का इस्तेमाल करे। द एंटायर एनर्जी ऑन स्टेज बिकम्स काम। और इसके ऑपोजिट रौद्र रस के लिए? रौद्र रस दिखाने के लिए मूवमेंट्स शार्प, फास्ट और फोर्सफुल होंगे। आंखें बड़ी होंगी, भौएं चढ़ी होंगी। इट्स अ कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बॉडी एंड एनर्जी। और ये सब कम्युनिकेट होता है मुद्राओं के जरिए। हाँ, अगर डांस एक लैंग्वेज है तो मुद्राएं उसकी अल्फाबेट और वोकैबुलरी हैं। अच्छा। मुद्राएं सिर्फ हाथ के इशारों, हैंड जेस्चर्स तक सीमित नहीं है। ये बॉडी पोस्चर्स का भी एक कॉम्बिनेशन है। नाट्य शास्त्र में कुल 108 मौलिक यानी फंडामेंटल मुद्राएं बताई गई हैं। 108? हाँ, एक डांसर इन्हीं मुद्राओं के कॉम्बिनेशंस का उपयोग करके कोई भी कहानी, कोई भी कैरेक्टर या कोई भी इमोशन दर्शा सकता है। एक हाथ से कमल का फूल बनाना या फिर हिरण दिखाना या फिर क्रोध व्यक्त करना, ये सब मुद्राओं के जरिए होता है। ये तो अपने आप में एक पूरी नॉन वर्बल लैंग्वेज है। बिल्कुल, जिससे समझने के लिए भी एक ट्रेंड आई की जरूरत होती है। तो आज की हमारी इस चर्चा से ये तो साफ है कि भारतीय नृत्य सिर्फ हाथ पैर हिलाना नहीं है। ये एक वेदा से शुरू हुआ, इसके पीछे गहरी मिथोलॉजी और हिस्ट्री है, इसकी अपनी एक पूरी ग्रामर है। हाँ, लास्य और तांडव इसके 2 एस्थेटिक मूड्स हैं। नृत्य, नाट्य और नृत्य इसके स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स हैं। और इमोशंस को एक्सप्रेस करने का एक पूरा साइंस है जिसमें नवरस और मुद्राएं शामिल हैं। ये तो एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड और सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज है। और ये सिर्फ नींव है। ये वो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जिनका इस्तेमाल भारत के विभिन्न शास्त्रीय और लोक नृत्य रूपों में, चाहे वो भरतनाट्यम हो, कथक हो या कोई और, अलग-अलग तरीकों से किया जाता है। ये दिखाता है कि कैसे एक कॉम्प्लेक्स आर्ट फॉर्म को रिदम, स्टोरी और इमोशन के यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स में तोड़ा जा सकता है, जो आज भी उतने ही रेलेवेंट हैं जितने हजारों साल पहले थे। ये एक लिविंग ट्रेडिशन है, कोई स्टैटिक म्यूजियम पीस नहीं। बिल्कुल सही। ये तो सिर्फ इस शानदार सफर की शुरुआत थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब हम भारतीय शास्त्रीय नृत्य रूपों पर, माने इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म्स पर थोड़ी गहरी चर्चा करेंगे। तो हमारे सामने जो जानकारी है वो भारत के उन 8 क्लासिकल डांस फॉर्म्स के बारे में है जिन्हें संगीत नाटक अकादमी ने ऑफिशियल रिकॉग्निशन दी है जी। और सबसे फैसिनेटिंग बात यह है कि ये डांस फॉर्म्स, चाहे वो देश के किसी भी कोने से हों, कश्मीर से कन्याकुमारी तक,
सब कहीं न कहीं नाट्य शास्त्र के एंशिएंट प्रिंसिपल से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। और नाट्य शास्त्र के अलावा एक और थ्रेड है जो इन सबको एक साथ पिरोता है, और वो है गुरु शिष्य परंपरा। ये सिर्फ एक टीचिंग मेथड नहीं है कि गुरु ने सिखा दिया और शिष्य ने सीख लिया। हाँ, ये वन वे ट्रैफिक नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक लिविंग ट्रेडिशन है, एक संप्रदाय को, एक पूरी थॉट प्रोसेस को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ट्रांसफर करने का जरिया है। ये कुछ वैसा ही है जैसे कोई फैमिली सीक्रेट, कोई खास रेसिपी बिना लिखे, बिना बदले माँ से बेटी को, गुरु से शिष्य को मिलती है। सही। ज्ञान का जो सच्चा हस्तांतरण है वो गुरु के माध्यम से ही होता है। यही भारतीय शास्त्रीय कलाओं का कोर एसेंस है। तो चलिए इसी गुरु शिष्य परंपरा के धागे को पकड़कर सबसे पुराने और शायद सबसे वेल नोन क्लासिकल डांस फॉर्म से शुरू करते हैं, भरतनाट्यम। भरतनाट्यम का नाम सुनते ही एक बहुत ही ग्रेसफुल और पावरफुल इमेज दिमाग में आती है। इसके नाम के पीछे भी जहां तक मैंने पढ़ा है 2 थ्योरीज है जी। एक तो ये कि इसका नाम महान ऋषि भरत मुनि के नाम पर है, जी। जिन्होंने नाट्यशास्त्र लिखा। और दूसरा जो मुझे ज्यादा कंप्लीट लगता है कि भरत असल में 3 शब्दों का कॉम्बिनेशन है। हाँ, भ, र और त। एग्जैक्टली। भ यानी भाव, इमोशंस, र यानी राग, मेलोडी, और त यानी ताल, रिदम। मतलब डांस का पूरा डीएनए, उसकी पूरी फिलॉसफी इसी एक शब्द में छिपी है। सही कहा। और इसकी जड़ें तमिलनाडु के मंदिरों के देवदासियों के सोलो परफॉर्मेंस सदिर से जुड़ी हैं। इसीलिए इसे दाशियाट्टम भी कहा जाता था। अच्छा। ये वो कला थी जो मंदिरों के गर्भगृह में, मतलब इनर सेंक्टम में, भगवान को समर्पित की जाती थी। इट वॉज अ फॉर्म ऑफ वर्शिप। लेकिन जब ब्रिटिश राज में देवदासी प्रथा पर बैन लगा तो उसके साथ साथ इस आर्ट फॉर्म पर भी एक सोशल स्टिग्मा लग गया। समाज ने इसे एक अलग नीची नजर से देखना शुरू कर दिया और ये कला लगभग विलुप्त होने के कगार पर पहुंच गई थी। ये बात हैरान करती है। मतलब एक आर्ट फॉर्म जो मंदिरों के कोर से, स्पिरिचुअलिटी से जुड़ी थी, उसे समाज ने इतनी जल्दी रिजेक्ट कर दिया। ये दिखाता है कि कॉलोनियल मोरालिटी और सोशल पर्सपेक्टिव कितनी तेजी से हमारी अपनी कल्चरल रूट्स पर हावी हो सकते हैं। तो फिर इसका रिवाइवल कैसे हुआ? एक कला जो लगभग मर चुकी थी, उसे वापस जिंदा कैसे किया गया? और यहाँ एक बहुत दिलचस्प मोड़ आता है। इसका रिवाइवल सिर्फ एक कला को बचाने की कोशिश नहीं थी, ये नेशनल आइडेंटिटी को रिक्लेम करने का एक जरिया था। मतलब ये फ्रीडम स्ट्रगल का हिस्सा बन गया एक तरह से। हाँ, के कृष्ण अय्यर जैसे स्वतंत्रता सेनानी ये मानते थे कि अपनी कला को सम्मान दिलाना आजादी की लड़ाई का ही एक अभिन्न अंग है। उन्होंने एक रेवोल्यूशनरी कदम उठाया। खुद एक ब्राह्मण पुरुष होकर उन्होंने भरतनाट्यम सीखा और मंच पर परफॉर्म किया, ताकि समाज में इसे लेकर जो टैबू था वो टूट सके। वाह, मतलब उन्होंने आर्ट को पॉलिटिकल एक्सप्रेशन और सोशल रिफॉर्म का टूल बना दिया। एग्जैक्टली। बाद में रुक्मिणी देवी अरुंडेल ने इसे ग्लोबल रिकॉग्निशन दिलाई। उन्होंने चेन्नई में कला क्षेत्र की स्थापना की, इसे मंदिरों से निकालकर स्टेज पर एक सम्मानित आर्ट फॉर्म के रूप में स्थापित किया। और उन्होंने शायद कॉस्ट्यूम वगैरह में भी कुछ बदलाव किए थे। जी बिल्कुल। इसकी कॉस्ट्यूम से लेकर प्रेजेंटेशन तक सब कुछ रिफाइन किया। और एक और बड़ा बदलाव ये आया कि जो डांस पहले सिर्फ महिलाएं सोलो करती थीं, अब उसे पुरुष और ग्रुप आर्टिस्ट भी करने लगे हैं। इसने इस आर्ट फॉर्म का दायरा बहुत बढ़ा दिया। अच्छा, तो अगर कोई आज भरतनाट्यम की परफॉर्मेंस देखने जाए तो वो क्या एक्सपेक्ट कर सकता है? मैंने पढ़ा है कि इसका एक सेट स्ट्रक्चर होता है, अलारिपू से थिल्लाना तक। ये मुझे बहुत स्ट्रक्चर्ड, लगभग रिजिड लगता है। हाँ। क्या एक आर्टिस्ट के लिए इसमें इम्प्रोवाइजेशन की कोई गुंजाइश होती है, या ये एक सेट मेन्यू की तरह है जिसे फॉलो करना ही पड़ता है? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, स्ट्रक्चर तो तय है, लेकिन हर आर्टिस्ट उस स्ट्रक्चर के अंदर अपनी क्रिएटिविटी दिखाता है। और ये स्ट्रक्चर समझने के लिए हमें नाट्य शास्त्र के 3 बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझना होगा: नृत्य, नृत्य और नाट्य। नृत्य, नृत्य और नाट्य। हाँ। नृत्य मतलब नृत्य होता है प्योर एब्स्ट्रैक्ट डांस, जिसमें सिर्फ रिदम और मूवमेंट है, कोई कहानी नहीं। ओके, प्योर टेक्निकल डांस। हाँ। फिर आता है नृत्य। नृत्य इसमें एक्सप्रेशन यानी भाव जुड़ जाता है। यहाँ हाथ के इशारों, मतलब मुद्राओं और चेहरे के भावों से कहानी कही जाती है। अच्छा। और नाट्य तो मतलब फुल ब्लोन ड्रामा, जिसमें डायलॉग भी हो सकते हैं। भरतनाट्यम की परफॉर्मेंस इन तीनों का एक खूबसूरत संगम है। ओके, तो इस स्ट्रक्चर के पीछे की साइकोलॉजी क्या है? ये एक यात्रा की तरह लगता है। बिल्कुल, ये एक पूरी स्पिरिचुअल जर्नी है, परफॉर्मर और ऑडियंस दोनों के लिए। कैसे?
शुरुआत होती है अलारेपू से। ये नृत्य है, एक तरह की प्रार्थना। इसमें डांसर बेसिक पोस्चर्स और रिथमिक सिलेबल्स के साथ भगवान का आशीर्वाद मांगता है और अपने शरीर को परफॉर्मेंस के लिए तैयार करता है। इट्स लाइक अ वार्म अप फॉर द सोल। ठीक है। इसके बाद आता है जतिस्वरम। ये भी प्योर डांस है। इसमें कोई एक्सप्रेशन नहीं होता, सिर्फ खूबसूरत पोजेज और मूवमेंट्स होते हैं जो कार्नेटिक म्यूजिक के नोट्स के साथ परफेक्टली सिंक होते हैं। यहाँ डांसर की टेक्निकल स्किल का प्रदर्शन होता है। यहाँ से कहानी शुरू होती है। हाँ, कहानी शुरू होती है शब्दम से। यहाँ नृत्य का एलिमेंट आता है। गाए हुए शब्दों के जरिए आमतौर पर भगवान की महिमा का गुणगान किया जाता है। और फिर आता है सबसे मेन पार्ट, वर्णम। जी, वर्णम। ये परफॉर्मेंस का दिल है, सबसे लंबा और सबसे मुश्किल हिस्सा। इसमें नृत्य और नृत्य का एक कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन होता है। डांसर की असली परीक्षा यही होती है, जहां उसे टेक्निकल परफेक्शन और इमोशनल डेप्थ दोनों एक साथ दिखाने होते हैं। मतलब ये तो बहुत डिमांडिंग होगा। बहुत ज्यादा। वर्णम की थकान के बाद माहौल थोड़ा हल्का होता है पदम के साथ। म्यूजिक धीमा हो जाता है और डांसर सिर्फ अभिनय पर फोकस करता है, अपने भावों की गहराई दिखाता है। इसके बाद जावेली आता है, जो छोटे तेज गति के लव लिरिक्स पर परफॉर्म किए जाते हैं। इसमें थोड़ा चुलबुलापन होता है। अच्छा। और आखिर में आता है थिल्लाना, अ ग्रैंड फिनाले। ये फिर से प्योर डांस मतलब नृत्य होता है, जिसमें बहुत ऊर्जा, कॉम्प्लेक्स रिदम्स और मूर्ति कला जैसे पोजेस होते हैं। ये दर्शकों को एक हाई एनर्जी नोट पर छोड़ता है। वाह, तो ये सिर्फ डांस के स्टेप्स नहीं है, ये एक पूरा इमोशनल ग्राफ है। एक शांत प्रार्थना से शुरू होकर कहानी की गहराई में उतरकर और फिर एक एनर्जेटिक सेलिब्रेशन पे खत्म होना। बिल्कुल। और इस स्ट्रक्चर को बनाने का श्रेय जाता है तंजौर क्वार्टेट को, चिन्नैया, पुन्नैया, वडीवेलु और शिवानंदम। जी, और भरतनाट्यम को अग्नि नृत्य या फायर डांस भी कहा जाता है। हाँ, ये मैंने भी पढ़ा है। ऐसा क्यों? कहते हैं कि इसके ज्यादातर मूवमेंट्स, स्पेशली द लाइंस एंड ट्रायंगल्स क्रिएटेड बाय द बॉडी, एक नाचती हुई लॉ, अ डांसिंग फ्लेम जैसे दिखते हैं। शरीर में एक तरह की आग, एक ऊर्जा महसूस होती है। अच्छा। और इसमें तांडव यानी शिव का मैस्कुलिन पावरफुल एस्पेक्ट और लास्य यानी पार्वती का फेमिनिन ग्रेसफुल एस्पेक्ट, दोनों पहलुओं पर बराबर जोर दिया जाता है। सोर्सेज में खास मुद्रा का भी जिक्र है, कटक मुख हस्त, जिसमें 3 उंगलियों को जोड़कर ओम का प्रतीक बनाया जाता है। ये कितना सिंबॉलिक है। और एक और दिलचस्प बात, इसकी बेसिक पोस्चर में घुटने हमेशा मुड़े रहते हैं, जिसे एरिमंडी कहते हैं, और शरीर का वजन दोनों पैरों पर बराबर रहता है। जी, ये पोस्चर ही इसे एक बहुत ग्राउंडेड और पावरफुल लुक देता है। और वो एक स्टाइल है एकायरा लास्यम। उसका क्या मतलब है? एकायरा लास्यम का मतलब है कि एक ही डांसर मंच पर कई अलग अलग किरदार निभाता है। मान लीजिए कृष्ण और राधा का संवाद है, तो डांसर पल भर में अपनी बॉडी लैंग्वेज और एक्सप्रेशन से कृष्ण बन जाता है और अगले ही पल राधा। कमाल है। ये कलाकार की वर्सेटिलिटी और अभिनय क्षमता की अल्टीमेट टेस्ट है। यामिनी कृष्णमूर्ति, पद्मा सुब्रमण्यम, मृणालिनी साराभाई जैसी महान कलाकारों ने इसी परंपरा को आगे बढ़ाया। तो हमने भरतनाट्यम की अग्नि को देखा, जो एक हाईली स्ट्रक्चर्ड स्पिरिचुअल सोलो आर्ट फॉर्म है, जो मंदिर से निकलकर दुनिया के मंच पर पहुंचा। उत्सव है। वाह, क्या कंपैरिजन है। इसका नाम आंध्र प्रदेश के कुसेलवापुरी या कुचेलपुरम गांव के नाम पर पड़ा। इसकी शुरुआत गांव-गांव जाकर परफॉर्म करने वाले कलाकारों के ग्रुप से हुई, जिन्हें कुसेलवास कहा जाता था। ये एक तरह के ट्रैवलिंग बार्ड्स थे, जो भागवत पुराण की कहानियां सुनाते थे। बिल्कुल। तो इसकी फॉर्मल ट्रेनिंग और स्ट्रक्चर कहाँ से आया? ये तो बहुत इनफॉर्मल सा लग रहा है। हाँ, तो 17वीं सदी में सिद्धेंद्र योगी नाम के एक संत ने इस परंपरा को एक फॉर्मल स्ट्रक्चर दिया। उन्होंने इसे रिफाइन किया और भामा कलापम जैसे कई नाटक लिखे, जो कृष्ण की पत्नी सत्यभामा की कहानी है। और ये आज भी कुचिपुड़ी रेपर्टवार का एक अहम हिस्सा है ना? बिल्कुल। और यहाँ भी गुरु शिष्य परंपरा का वही प्रिंसिपल काम करता है। सिद्धेंद्र योगी ने अपने शिष्यों, जो सभी पुरुष ब्राह्मण थे, को इस कला में पारंगत किया और एक ऐसी परंपरा की नींव रखी जो आज भी भागवत हलु के रूप में जीवित है। इसे विजयनगर और गोलकुंडा के शासकों का संरक्षण भी मिला, लेकिन फिर भी ये ज्यादातर गांवों तक ही सीमित रहा। मतलब इसे वो नेशनल रिकॉग्निशन नहीं मिली जो शायद भरतनाट्यम को उस समय तक मिल चुकी थी। हाँ, 20वीं सदी तक ये कला दुनिया की नजरों से दूर ही रही। फिर बाला सरस्वती, वही जो भरतनाट्यम की लेजेंड थी। जी, वही बाला सरस्वती और रागिनी देवी जैसी विजनरीज ने इसे पुनर्जीवित किया
और लक्ष्मी नारायण शास्त्री ने इसमें कुछ बहुत जरूरी स्ट्रक्चरल चेंजेस किए। जैसे कि उन्होंने ही सोलो परफॉर्मेंस को इंट्रोड्यूस किया और सबसे जरूरी महिलाओं की भागीदारी को शामिल किया, जिसने इस डांस फॉर्म का चेहरा ही बदल दिया। तो कुचिपुड़ी भरतनाट्यम से अलग कैसे है? देखने में तो कभी-कभी कॉस्ट्यूम्स और मूवमेंट्स एक जैसे लगते हैं, पर नहीं, काफी अंतर है। हाँ, वही, क्या अंतर है? सबसे बड़ा अंतर इसके कोर नेचर में है। भरतनाट्यम ज्यादातर एक सोलो डिवोशनल आर्ट फॉर्म है। कुचिपुड़ी फंडामेंटली एक डांस ड्रामा है, एक टीम परफॉर्मेंस। अच्छा। इसमें पैरों के मूवमेंट्स ज्यादा फ्लूइड, क्विक और राउंडेड होते हैं, जबकि भरतनाट्यम में लीनियर और शार्प होते हैं। कहानियां भले ही भागवत पुराण से हों, लेकिन उनका थीम अक्सर सेक्युलर होता है। मानवीय भावनाओं पर ज्यादा जोर दिया जाता है। और इसमें श्रृंगार रस यानी प्रेम और सौंदर्य के भाव की प्रधानता होती है। मैंने एक बहुत ही यूनिक चीज के बारे में पढ़ा है, दारू। ये क्या है? दारू कुचिपुड़ी का एक सिग्नेचर एलिमेंट है। यह हर मुख्य किरदार का इंट्रोडक्शन होता है। ये बहुत थिएट्रिकल है। कैसे? जब कोई कैरेक्टर स्टेज पर आता है तो वो डांस और गाने की एक छोटी सी रचना के साथ खुद का परिचय देता है। मैं पराक्रमी राजा हूं या मैं कृष्ण की प्रिय सत्यभामा हूं, इस तरह से। ये उस कैरेक्टर के लिए खास तौर पे कोरियोग्राफ किया जाता है ताकि ऑडियंस को उसके स्वभाव और कहानी में उसकी भूमिका का अंदाजा हो जाए। तो जैसे भरतनाट्यम का एक तय स्ट्रक्चर है, क्या कुचिपुड़ी डांस ड्रामा का भी कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है? हाँ, बिल्कुल। एक पारंपरिक कुचिपुड़ी ड्रामा की शुरुआत भी पूजा और स्टेज रिचुअल से होती है। इसके बाद सभी कैरेक्टर्स का इंट्रोडक्शन दारू के माध्यम से होता है। ओके। फिर कहानी आगे बढ़ती है, जिसमें कवत्वम जैसे एब्स्ट्रैक्ट डांस पीसेस होते हैं जो भरतनाट्यम के जतिस्वरम जैसे हैं, लेकिन ज्यादा एनर्जेटिक और एक्रोबेटिक होते हैं। और अंत में मंगलम के साथ इसका समापन होता है। अच्छा। और एक और बड़ा अंतर यह है कि कुचिपुड़ी में डांसर कभी-कभी खुद ही गायक की भूमिका भी निभाता है, जिससे ये परफॉर्मेंस वाकई में एक डांस ड्रामा बन जाती है। इसमें सोलो परफॉर्मेंस के भी कुछ बहुत ही दिलचस्प एलिमेंट्स हैं जो इसे बाकी सबसे अलग बनाते हैं। जैसे एक है मंडूक शब्दम, मतलब मेंढक की कहानी। हाँ, एक क्लासिकल डांस में ये तो सुनने में ही बड़ा अनएक्सपेक्टेड है। हाँ, और यही कुचिपुड़ी की खूबी है। ये लोक कथाओं को भी उतनी ही गंभीरता और कलात्मकता से प्रस्तुत करता है जितनी माइथोलॉजिकल स्टोरीज को। इसमें लाइफ के हर रंग को सेलिब्रेट किया जाता है। जिस तरह भरतनाट्यम अग्नि का प्रतीक है, कुचिपुड़ी को मानव शरीर में पृथ्वी के तत्वों माने अर्थली एलिमेंट्स का प्रतीक माना जाता है। इट्स मोर ग्राउंडेड, मोर कनेक्टेड टू लाइफ ऑन अर्थ। और दूसरा है तरंगम। इसमें डांसर पीतल की थाली के किनारों पर पैर रखकर डांस करता है। हाँ। और सिर पर पानी का बर्तन या दियों का सेट बैलेंस करता है। ये सुनने में जितना इम्प्रेसिव है उतना ही रिस्की नहीं लगता है। हाँ। क्या ये एलिमेंट हमेशा से ट्रेडिशन का हिस्सा था या इसे बाद में परफॉर्मेंस को और स्पेक्टेक्युलर बनाने के लिए जोड़ा गया? कहीं इससे आर्ट फॉर्म का स्पिरिचुअल कोर डाइल्यूट तो नहीं होता? ये एक वैलिड कंसर्न है और डांस कम्युनिटी में इस पे डिबेट भी होती है। तरंगम का कोर स्पिरिचुअल ही है। ये कृष्ण की लीलाओं का उत्सव है। प्लीट पर डांस करना बैलेंस और कंसंट्रेशन का प्रतीक है। लेकिन हाँ, मॉडर्न स्टेज पर ये कभी-कभी एक एक्रोबैटिक फीट की तरह प्रेजेंट किया जाता है जो इसके डिवोशनल एस्पेक्ट पर हावी हो सकता है। द लाइन बिटवीन स्पेक्टिकल एंड स्पिरिचुअलिटी कैन बी वेरी थिन। और तीसरा जो शायद सबसे अद्भुत है वो है जलचित्र नृत्यम। इसमें डांसर नाचते नाचते अपने पैर की उंगलियों से फर्श पर तस्वीरें बनाता है। ये तो मल्टीटास्किंग की पराकाष्ठा है। बिल्कुल। सोचिए, एक तरफ वो मुश्किल रिदम्स पर नाच रहा है और साथ ही साथ उसके पैर फ्लोर पर एक सुंदर सी तस्वीर जैसे कमल का फूल या मोर बना रहे हैं। अविश्वसनीय। ये अविश्वसनीय स्किल और साधना की मांग करता है। इस पूरी परफॉर्मेंस के साथ कर्नाटक संगीत होता है जिसमें वायलिन और मृदंगम मुख्य वाद्य यंत्र होते हैं। भाषा तेलुगु होती है। राजा और राधा रेड्डी, यामिनी कृष्णमूर्ति जैसे कलाकारों ने इसे दुनिया भर में मशहूर किया है और दिखाया कि ये सिर्फ एक लोक कला नहीं बल्कि एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड और गहरी शास्त्रीय कला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम कथकली नृत्य शैली पर चर्चा करेंगे। ये सिर्फ एक डांस नहीं है बल्कि एक पूरा ड्रामा है, एक कहानी कहने का तरीका, और इसकी जड़ें सीधी केरल के मंदिरों से जुड़ी हैं। बिल्कुल, और इसकी खासियत तो इसके नाम में ही छिपी है, कथाकाली, मतलब कहानी और ड्रामा। ये सिर्फ नाच नहीं बल्कि एक चलता फिरता महाकाव्य है। अच्छा। इसकी जड़ें केरल की जो लोक नाट्य परंपराएं हैं जैसे रामनट्टम और कृष्णनट्टम उनमें है, लेकिन इसने वहां से बहुत कुछ लिया और
खुद को एक अलग ही स्तर पर डेवलप किया। तो ये उससे भी ज्यादा इवॉल्व है? हाँ, इसमें आपको संस्कृत ड्रामा परंपरा कुटियाट्टम की गहराई भी मिलेगी और केरल की प्राचीन मार्शल आर्ट्स जैसे कलरीपयट्टू की ऊर्जा और डिसिप्लिन भी। अरे वाह! तो ये कला, नाटक, संगीत और मार्शल आर्ट्स का एक क्या कहते हैं जबरदस्त संगम है। और एक बात जो मुझे सोर्सेज में बहुत स्ट्राइकिंग लगी वो है इसकी सर्वाइवल की कहानी। कैसी सामंती व्यवस्था यानी जो फ्यूडल सेटअप था उसके खत्म होने पर इसे पेट्रोनेज मिलना बंद हो गया और ये कला लगभग गुमनामी में खोने लगी थी। हाँ, ऐसा लगता है कि एक पूरी कल्चरल हेरिटेज खत्म हो जाती। बिल्कुल। और यहीं पर 1930 के दशक में प्रसिद्ध मलयाली कवि वीएन मेनन का जिक्र करना बहुत जरूरी है। हाँ, उन्होंने इसे रिवाइव किया था। उन्होंने मुकुंद राजा के संरक्षण में इसे फिर से जीवित किया। यह एक तरह का कल्चरल रिवाइवल था, एक पुनर्जागरण। अगर वो प्रयास ना होता तो शायद आज हम कथकली को सिर्फ इतिहास की किताबों में पढ़ रहे होते। तो चलिए इसकी विशेषताओं में और गहराई से उतरते हैं। जो चीज किसी को भी सबसे पहले अपनी तरफ खींचती है वो है इसका मेकअप और कॉस्ट्यूम्स। वो इतना विस्तृत और सिंबॉलिक है कि कलाकार के मंच पर आने से पहले ही कहानी शुरू हो चुकी होती है। और पारंपरिक रूप से ये एक ऑल मेल ट्रूप परफॉर्मेंस रही है ना? हाँ, और यही बात इसे इतना शक्तिशाली बनाती है। आप सोचिए, जब मंच पर कोई प्रॉप्स या भव्य सेट डिजाइन ना हो तो सारा ध्यान कलाकार के चेहरे और शरीर पर टिक जाता है। और कथकली का मेकअप सिर्फ सजावट नहीं है, वो खुद में एक भाषा है। बिल्कुल, एक पूरा कलर कोड है जो किरदार के स्वभाव, उसकी गुणा यानी सात्विक, राजसिक या तामसिक को परिभाषित करता है। ये कलर कोड वाली बात बहुत फैसिनेटिंग है। मतलब बिना एक शब्द बोले सिर्फ चेहरा देखकर ही दर्शक को पता चल जाता है कि कौन हीरो है और कौन विलन। एकदम, जैसे अगर किसी किरदार का चेहरा हरा है यानी पचा तो वो सात्विक है, कुलीन, दिव्य, सद्गुणी, जैसे राम, अर्जुन या कोई देवता। अच्छा। पर अगर उसी हरे चेहरे पर नाक के पास लाल धब्बे हैं तो वो कत्ती कहलाता है, जो राजसी यानी रॉयल तो है पर उसमें थोड़ी एरोगेंस भी है, जैसे रावण। ओहो, तो रावण को पूरी तरह से दुष्ट नहीं दिखाया गया बल्कि एक एरोगेंट राजा के तौर पर। ये तो बहुत न्यूआंस्ड है। बिल्कुल, पूरी तरह से बुराई या तामसिक किरदारों के लिए काला रंग यानी कारी का इस्तेमाल होता है, जैसे कोई राक्षस। और अगर चेहरा पूरी तरह से लाल रंगा हुआ है तो समझिए वो अत्यधिक दुष्टता या क्रोध का प्रतीक है। बाप रे। इसके अलावा पीला रंग संतों और महिलाओं के किरदारों के लिए है। और एक बहुत खास है सफेद दाढ़ी, वेल्ला ताड़ी। ये उन किरदारों के लिए है जिनमें दिव्यता है, जो सुपर ह्यूमन है, जैसे हनुमान। तो ये सिर्फ गुड वर्सेस इविल का बाइनरी नहीं है बल्कि किरदारों का एक पूरा स्पेक्ट्रम है। हाँ बिल्कुल। ये तो एक तरह का विजुअल शॉर्ट हैंड है। जैसे पुरानी हिंदी फिल्मों में विलन की दाढ़ी और कपड़े देखकर ही पता चल जाता था कि ये बुरा आदमी है, पर यहाँ तो वो कलाकारी कहीं ज्यादा गहरी और सिंबॉलिक है। हाँ, बिल्कुल सही कनेक्शन है। और इस ट्रांसफॉर्मेशन का जो प्रोसेस है वो भी एक रिचुअल है। मेकअप करने में घंटों लगते हैं और उस दौरान कलाकार मानसिक रूप से भी उस किरदार में ढल रहा होता है। तो वो सिर्फ एक भूमिका नहीं निभा रहा, नहीं, वो उस देवता या राक्षस का रूप धारण कर रहा है। और फिर आते हैं जेस्चर्स पर। यहाँ असली जादू तो हाथों और चेहरे के भावों का है ना? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी। हाव भाव कथकली की आत्मा है। कहानी असल में चेहरे के भावों, खास तौर पर आंखों और भौहों की हरकतों से आगे बढ़ती है। अच्छा। कलाकारों को 9 प्रमुख चेहरे के भाव, जिन्हें नवरस कहते हैं, में महारत हासिल करनी होती है। प्यार, गुस्सा, दुख, आश्चर्य, डर, सब कुछ। और इसके लिए ट्रेनिंग बहुत मुश्किल होती होगी। सालों की साधना लगती है। आंखों की पुतलियों को संगीत की ताल पर घुमाना, भौहों को उठाना गिराना, ये मसल्स का एक इनक्रेडिबल कंट्रोल है। और साथ में है हाथों के विस्तृत इशारे, मुद्राएं, जिनकी अपनी एक पूरी डिक्शनरी है। मुझे ये बात भी बहुत आकर्षक लगी कि इसका मंच कितना सिंपल होता है। कोई भव्य ऑडिटोरियम नहीं, बल्कि खुले में, मंदिरों के परिसर में प्रदर्शन। केरल के हरे भरे पेड़ इसका नेचुरल बैकड्रॉप बन जाते हैं। हाँ बिल्कुल। और रोशनी के लिए सिर्फ एक पीतल का दीपक, एक ब्रास लैंप। मैं सोच रहा था कि उस एक दिए की टिमटिमाती रोशनी में, जहां परछाइयां भी कहानी का हिस्सा बन जाती होंगी, ये मेकअप और भाव कितने ज्यादा प्रभावशाली लगते होंगे। ये अनुभव बिल्कुल रॉ और ऑथेंटिक होता है। ये कला को प्रकृति के करीब रखता है।
प्रदर्शन की शुरुआत और अंत ढोल, चेंडा और मद्दला की लगातार धुनी से होती है, जो दर्शकों को एक अलग ही दुनिया में ले जाती है। और दिलचस्प बात यह है कि कथकली को आकाश या ईथर तत्व का प्रतीक माना जाता है, विशाल, सर्वव्यापी और नाटकीय। और इस कला को गुरु कुंचु कुरुप और गोपीनाथ जैसे दिग्गजों ने नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। तो कथकली की इस जबरदस्त ऊर्जा, नाटकीयता और पौरुष के बीच केरल की ही जमीन से एक और कला निकली जो बिल्कुल इसके विपरीत है। जहां एक तरफ मार्शल एनर्जी है तो दूसरी तरफ एकदम जीरो कोमलता और लास्य। मेरा मतलब है मोहिनी अट्टम। क्या बेहतरीन ट्रांजिशन है। बिल्कुल। मोहिनी अट्टम का मतलब ही है मोहिनी का नृत्य, एक मनमोहिनी का नृत्य। ये भगवान विष्णु के उस स्त्री अवतार की कहानी है जिसने असुरों को मोहित किया था। तो इसके मूल में ही ग्रेस, सौंदर्य और लास्य पक्ष है। और ये मुख्य रूप से महिलाओं द्वारा किया जाने वाला एकल प्रदर्शन है। हाँ, सोलो डांस। और इसका इतिहास भी कहीं ना कहीं कथकली से जुड़ा हुआ है। इसे भी 19वीं सदी में त्रावणकोर के शासकों, खासकर स्वाति थिरुनाल का संरक्षण मिला था। लेकिन ये भी समय के साथ लुप्त होने लगी थी। हाँ। और यहाँ भी हमारे नायक कवि वीएन मेनन ही सामने आए। इस बार उन्होंने कल्याणी अम्मा के साथ मिलकर इसका पुनरुद्धार किया। ये दिखाता है कि इन कलाओं को जीवित रखने के लिए डेडिकेटेड आर्टिस्ट्स और पेट्रन्स कितने जरूरी हैं। तो इन दोनों में मुख्य फर्क क्या है? एक दर्शक के तौर पर सबसे पहले क्या नजर आएगा? सबसे बड़ा फर्क है एनर्जी और मूवमेंट में। मोहिनीअट्टम में भरतनाट्यम की शालीनता और कथकली की कुछ ऊर्जा का संगम तो है, लेकिन इसका कोर बहुत जेंटल है। अच्छा। कथकली में आपको पैरों को जोर से पटकना या थंपिंग ऑफ फुटस्टेप्स सुनाई देगा। वहीं मोहिनीअट्टम में फुटवर्क बहुत कोमल होता है, जैसे पानी पर फिसल रहा हो। शरीर की हरकतें गोलाकार और लहरदार होती हैं, कोई शार्प एंगल्स नहीं होते। और वेशभूषा में भी ये कोमलता दिखती है। कथकली के उन चटक और नाटकीय रंगों के बिल्कुल विपरीत मोहिनीअट्टम में सफेद या ऑफ वाइट रंग की साड़ी होती है, जिस पर सुनहरे रंग की ब्रोकेड डिजाइन होती है। मेकअप भी बहुत नेचुरल होता है। बिल्कुल, ये सादगी और एलिगेंस का प्रतीक है। पैरों में घुंघरू पहने जाते हैं, जिनकी मधुर ध्वनि कोमल फुटवर्क के साथ गूंजती है। और जहां कथकली आकाश तत्व का प्रतीक था, उसकी भव्यता का, वहीं मोहिनीअट्टम वायु तत्व का प्रतीक है, हल्का, कोमल और गतिमान। इसमें 40 बुनियादी नृत्य आंदोलनों का एक संग्रह है जिसे अटावुकुल कहते हैं, जो इसकी वोकैब्युलरी बनाते हैं। संगीत में झांझ, वीणा, ढोल, बांसुरी जैसे वाद्ययंत्रों का इस्तेमाल होता है, जो एक बहुत ही मधुर माहौल बनाते हैं। और उसके कलाकारों ने, जैसे सुनंदा नायर और कलामंडलम शेमावती ने, इस कोमल कला को दुनिया भर में एक अलग पहचान दी है। सही कहा। उन्होंने ये साबित किया कि शक्ति सिर्फ जोरदार प्रदर्शन में नहीं, बल्कि सौम्यता और ग्रेस में भी हो सकती है। हमने स्टोरी टेलिंग को ड्रामा यानी कथकली और ग्रेस यानी मोहिनीअट्टम के जरिए देखा। अब हम भारत के पूर्वी तट की ओर चलते हैं, ओडिशा, जहां एक ऐसी नृत्य शैली है जो चलती फिरती मूर्ति कला, एक मोबाइल स्कल्पचर की तरह लगती है। ओडिसी। इसके शुरुआती सबूत तो उदयगिरी, खंडगिरी की गुफाओं में मिलते हैं, जो इसे भारत की सबसे पुरानी नृत्य शैलियों में से एक बनाता है। इसका नाम नाट्यशास्त्र में वर्णित ओड्र नृत्य से लिया गया है। इसका इतिहास भी कई परतों वाला और बहुत दिलचस्प है। हाँ, वो महारी और गोटीपुआ वाली कहानी। बिल्कुल। शुरुआत में इसे महारी करती थीं, जो मंदिरों की नर्तकियां थीं, भगवान जगन्नाथ को समर्पित। लेकिन जब वैष्णववाद का प्रभाव बढ़ा और महारी प्रथा खत्म होने लगी, तो इस कला की लुप्त होने का खतरा पैदा हो गया। तो फिर क्या हुआ? तब एक अनोखा समाधान निकाला गया। युवा लड़कों को महिलाओं के रूप में तैयार करके ये नृत्य सिखाया जाने लगा और इन्हें गोटीपुआ कहा गया। उन्होंने ही इस कला को मंदिरों से बाहर आम लोगों तक पहुंचाया और इसे जीवित रखा। ये तो सर्वाइवल और अडैप्टेशन का एक अद्भुत उदाहरण है। और फिर 20वीं सदी में चार्ल्स फाबड़ी और इंद्राणी रहमान जैसे लोगों के प्रयासों से ओडिसी को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली। सही कहा। अब अगर इसकी टेक्निक की बात करें तो ओडिसी की सबसे बड़ी पहचान है त्रिभंग मुद्रा। इसका शाब्दिक अर्थ है 3 मोड़ों वाला शरीर। इसमें शरीर 3 स्थानों से मुड़ा हुआ होता है, गर्दन, कमर और घुटना। अच्छा, त्रिभंग। हाँ, ये एक एस आकार की मुद्रा बनाता है जो देखने में बेहद सुंदर और ग्रेसफुल लगती है। ये आपको ओडिशा के मंदिरों की मूर्तियों में हर जगह दिखेगी। इसलिए इसे मोबाइल स्कल्पचर कहते हैं। ऐसा लगता है जैसे मंदिर की कोई पत्थर की मूर्ति अचानक जीवंत तो उठी हो। मैंने पढ़ा कि इसमें शरीर का निचला हिस्सा ज्यादातर स्थिर रहता है और टॉर्सो यानी धड़ में बहुत सुंदर हरकत होती है। ये एकदम सटीक वर्णन है।
नर्तक अपने शरीर से जटिल ज्यामितीय आकार और पैटर्न बनाते हैं। त्रिभंग जहां ग्रेस और फेमिनिटी का प्रतीक है, वहीं चौक मुद्रा जिसमें शरीर एक वर्ग का आकार लेता है, वो मर्दानगी और भगवान जगन्नाथ का प्रतीक है। तो इन दोनों के बीच का इंटरप्ले है। हाँ, इन दोनों मुद्राओं के बीच का इंटरप्ले ही ओडिसी को उसकी यूनिक आइडेंटिटी देता है। इसका प्रदर्शन भी एक स्ट्रक्चर्ड जर्नी की तरह होता है ना? हाँ, ये एक आध्यात्मिक यात्रा की तरह है। शुरुआत मंगलाचरण से होती है, जिसमें नर्तकी धरती माता और भगवान जगन्नाथ को फूल चढ़ाकर प्रणाम करती है। ठीक है। फिर आता है बटु नृत्य, जो एक शुद्ध नृत्य है जिसमें त्रिभंग और चौक जैसी मुद्राएं होती हैं। उसके बाद पल्लवी में चेहरे के भावों और गीत के बोल से कहानी कही जाती है। अंत से ठीक पहले थालीजम होता है और समापन या तो मोक्ष से होता है, जिसमें मुक्ति का आनंद दर्शाया जाता है, या त्रिखंड मजूरा से, जिसमें कलाकार देवताओं, दर्शकों और मंच से विदा लेता है। और इसका संगीत, सोर्सेज बताते हैं कि इसमें जयदेव द्वारा रचित गीत गोविंद का बहुत उपयोग होता है। गीत गोविंद ओडिसी की आत्मा है। राधा कृष्ण के प्रेम की ये कविताएं अभिनय के लिए एक बहुत समृद्ध आधार देती हैं। संगीत हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत पर आधारित होता है और वाद्य यंत्रों में मंजीरा, पखावज, सितार, बांसुरी आदि शामिल हैं। और तत्वों की बात करें तो ओडिसी जल तत्व का प्रतीक है, प्रवाहमान, लयबद्ध और जीवन देने वाला। और इसके कलाकारों की बात करें तो गुरु केलुचरण महापात्र का नाम लिए बिना ओडिसी की कहानी अधूरी है। वो शख्स थे जिन्होंने 20वीं शताब्दी में इस कला को अकेले ही पुनर्जीवित कर दिया। इसे मंदिरों और गोटीपुआ परंपरा से निकालकर विश्व मंच पर स्थापित किया। उनके साथ ही सोनल मानसिंह जैसी नृत्यांगनाओं ने इसे एक नई पहचान दी। और ये देखना भी अद्भुत है कि कैसे अमेरिका की शरण लोविन और अर्जेंटीना की मायरला बारवी जैसे अंतर्राष्ट्रीय कलाकारों ने भी इसे पूरी तरह से अपनाया है। यह इस कला की यूनिवर्सल अपील को दिखाता है। तो इस पूरी चर्चा को समेटते हुए ये साफ है कि ये नृत्य शैलियां सिर्फ मनोरंजन या परफॉर्मेंस नहीं है। ये तो हमारी संस्कृति, हमारी कहानियों, हमारी भावनाओं और दर्शन को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने का एक बहुत ही शक्तिशाली और जीवंत जरिया है। हर मुद्रा, हर भाव, हर रंग का एक गहरा अर्थ है जो शब्दों से कहीं परे हैं। बिल्कुल। और एक अंतिम विचार जो मेरे मन में आ रहा है, इन सभी कलाओं ने राजाओं का संरक्षण देखा है, गुमनामी का अंधेरा देखा है और फिर पुनर्जागरण भी देखा है। ये सोचना बहुत दिलचस्प है कि आज के इस डिजिटल युग में, जहां हर किसी का अटेंशन स्पैन इतना कम हो गया है, जहां सब कुछ इंस्टेंट चाहिए, हाँ, ये सदियों पुरानी कलाएं जो धैर्य और सालों की साधना मांगती हैं, कैसे खुद को प्रासंगिक बनाए रखती हैं और ये कैसे नई पीढ़ियों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। ये एक बड़ा सवाल है जिसके जवाब शायद इन कलाओं के भविष्य को तय करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब हम मणिपुरी नृत्य शैली पर चर्चा करेंगे। आज हमारे पास जो स्रोत हैं वो हमें भारत के 3 बहुत ही सुंदर और महत्वपूर्ण शास्त्रीय नृत्यों की दुनिया में ले जाएंगे, मणिपुरी, कथक और सत्रिया। बिल्कुल। और आज हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि ये डांस फॉर्म्स क्या हैं, बल्कि ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये ऐसे क्यों हैं। अच्छा। मतलब कैसे एक आर्ट फॉर्म अपने माहौल से, अपनी ज्योग्राफी और हिस्ट्री से शेप होता है। राइट। एक डांस हमें नॉर्थ ईस्ट की शांत पहाड़ियों में मिलेगा, दूसरा नॉर्थ इंडिया के शाही दरबारों में, और तीसरा असम के मठों में। एग्जैक्टली। इट्स अ फैसिनेटिंग स्टोरी ऑफ हाउ आर्ट इज शेप्ड बाय इट्स सराउंडिंग्स। वाओ, दैट्स अ ग्रेट वे टू फ्रेम इट। तो ये सिर्फ 3 डांस फॉर्म्स की कहानी नहीं है, ये 3 अलग-अलग दुनियाओं की कहानी है जो कला के जरिए बताई जा रही है। हाँ। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं मणिपुर से। नॉर्थ ईस्ट का एक खूबसूरत हरा भरा कोना। तो मणिपुरी नृत्य की शुरुआत, जैसा कि अक्सर भारत में होता है, एक पौराणिक कथा से होती है। कहते हैं कि इसकी उत्पत्ति शिव और पार्वती के दिव्य नृत्य से हुई है। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है क्योंकि जब मैं मणिपुरी के बारे में सोचती हूँ तो मेरे दिमाग में राधा कृष्ण आते हैं, शिव पार्वती नहीं। बिल्कुल सही पॉइंट है, और यहीं इसकी हिस्ट्री की लेयर्स खुलती हैं। अच्छा। जो शिव पार्वती वाली कहानी है वो प्री वैष्णवाइट एरा की है, जो वहां के लोकल बिलीफ से जुड़ी है। ओके। इसका एक रिफ्लेक्शन हमें लाई हारोबा त्योहार में मिलता है, जो एक तरह से इस नृत्य का सबसे पुराना रिचुअलिस्टिक फॉर्म है। लाई हारोबा। हाँ, ये देवताओं को खुश करने का एक कम्युनिटी फेस्टिवल था। अच्छा, तो ये इसका ओरिजिनल इंडिजिनस वर्जन था। फिर राधा कृष्ण की एंट्री कैसे हुई? वो बड़ा टर्निंग पॉइंट आया 15वीं शताब्दी में, जब मणिपुर में वैष्णववाद, मतलब विष्णु और कृष्ण की भक्ति।
हाँ, और उसका प्रभाव बढ़ा। ये एक ह्यूज कल्चरल शिफ्ट था। अब डांस का फोकस शिव पार्वती से हटकर राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं पर आ गया। ओह, रासलीला इसका सेंट्रल थीम बन गई। तो जो डांस पहले लोकल डेटीज के लिए होता था, अब वो कृष्ण भक्ति का एक माध्यम बन गया। दैट मेक सेंस। मतलब आर्ट फॉर्म वही रहा, पर उसका स्पिरिचुअल फोकस बदल गया। और फिर इसे प्रिजर्व करने की भी तो कोशिश हुई होगी। हाँ, 18वीं शताब्दी में राजा भागचंद्र ने इसे सिस्टमैटाइज और रिवाइव करने में बहुत बड़ा रोल निभाया। लेकिन मेरे लिए जो सबसे सरप्राइजिंग करेक्शन है वो क्या है? वो है रविंद्रनाथ टैगोर का। होल्ड ऑन, रविंद्रनाथ टैगोर, उनका मणिपुरी डांस से क्या लेना देना? मैं उन्हें हमेशा बंगाल, शांति निकेतन और साहित्य से जोड़ती हूँ। है ना? हाँ, ये तो एक जबरदस्त ट्रिविया है। है। टैगोर इसकी ग्रेस और लिरिकल क्वालिटी से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने इसे शांति निकेतन के करिकुलम में शामिल कर लिया। कमाल है। ये एक रेवोल्यूशनरी कदम था। उस समय एक रीजनल डांस फॉर्म को नेशनल स्टेज पर लाना बहुत बड़ी बात थी। सही बात है। उन्होंने एक तरह से नॉर्थ ईस्ट की इस कला को बाकी भारत से मिलवाया, उसे एक नई पहचान और सम्मान दिया। कमाल है। तो अब इसकी टेक्निक पर आते हैं। जो बात मुझे सबसे ज्यादा स्ट्राइक करती है वो ये है कि इसमें सेंसुअलिटी पर नहीं बल्कि डिवोशन पर जोर है। ये थोड़ा अजीब नहीं है? क्योंकि भारतीय शास्त्रीय कलाओं में तो श्रृंगार रस का बहुत महत्व है। बिल्कुल, और यही चीज मणिपुरी को यूनिक बनाती है। यहाँ एक्सप्रेशन का तरीका अलग है। कैसे? चेहरा अक्सर एक पतले घूंघट से ढका होता है और फेशियल एक्सप्रेशंस बहुत सटल होते हैं। अच्छा। सारी कहानी हाथों के इशारों, जिन्हें मुद्रा कहते हैं, और शरीर की धीमी लहरदार गति से कही जाती है। फोकस एक्सटर्नल एक्सप्रेशन पे नहीं, इंटरनल फीलिंग पर है। इट्स मोर स्पिरिचुअल देन सेंसुअल। तो मतलब डांसर अपने चेहरे से नहीं, अपने पूरे शरीर से अभिनय कर रहा है। बिल्कुल। और वेशभूषा, वो लंबी स्टिफ स्कर्ट जिसे पोटलोई कहते हैं, वो भी मूवमेंट को काफी रिस्ट्रिक्ट करती होगी। एग्जैक्टली। वो डिजाइन ही ऐसा है कि फोकस पैरों की थिरकन पर नहीं, बल्कि शरीर के ऊपरी हिस्से की ग्रेस पर रहे। अच्छा। हाथ और घुटने की पोजीशन बहुत मायने रखती है। और एक बहुत ही खास मुद्रा है, नागबंद मुद्रा। नागबंद मुद्रा साउंड्स इंट्रिगिंग। इसे सर्पेंट लॉक पोज कह सकते हैं। इमेजिन करो कि बॉडी एक कंटिन्यूअस फिगर 8 पैटर्न में फ्लो कर रही है। फिगर 8? हाँ, सिर्फ साइड टू साइड नहीं बल्कि 3 डायमेंशनली। ये देखने में बेहद ग्रेसफुल और बोनलेस लगता है, और इसे मास्टर करने के लिए सालों की प्रैक्टिस और डिसिप्लिन चाहिए। वाओ। ये इन्फिनिटी का सिंबल है, अ कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ एनर्जी। वाओ। और इस पूरे फ्लो की हार्ट बीट कहाँ से आती है? म्यूजिक का क्या रोल है? हार्ट बीट आती है पुंग से, जो एक तरह का ढोल है। पुंग? पुंगवादक अक्सर खुद भी नृत्य करते हुए इसे बजाते हैं, जो देखने में एक स्पेक्टिकल होता है। वाओ। इसके साथ बांसुरी की लय होती है, जो राधा कृष्ण के प्रेम की कहानी को और गहरा बनाती है। और गीत, वो जयदेव और चंडीदास जैसे महान कवियों की रचनाएं होती हैं। और ये सिर्फ एक डांस फॉर्म तक ही सीमित नहीं है, इसका असर दूसरी कलाओं पर भी है, जैसे मणिपुर की मार्शल आर्ट थांगता और संकीर्तन गायन पर। हाँ, ये मणिपुर के कल्चरल डीएनए का हिस्सा है। और इसे दुनिया तक पहुंचाने का श्रेय झावेरी बहनों को जाता है, राइट? हाँ, झावेरी बहनें नयना, सुवर्णा, रंजना और दर्शना, और गुरु बिपिन सिंघा जैसे कलाकारों को। सो मणिपुरी इज ऑल अबाउट दैट इंटरनल डिवोशन, दैट सॉफ्ट फ्लोइंग ऑलमोस्ट मेडिटेटिव ग्रेस। बिल्कुल। लेकिन अब अगर हम मणिपुर की पहाड़ियों से निकलकर नॉर्थ इंडिया के मैदानों की तरफ आएं, तो हमें एक बिल्कुल अलग एनर्जी वाला डांस फॉर्म मिलता है। कहानी सुनाने का एक डायरेक्ट पावरफुल अंदाज। लेट्स टॉक अबाउट कथक, द डांस ऑफ द स्टोरी टेलर्स। क्या ट्रांजिशन है फ्रॉम सटल ग्रेस टू एक्सप्लोसिव रिदम। कथक का नाम ही कथा शब्द से आया है। कहानी? हाँ, कहानी। इसकी शुरुआत कथिक करते थे वो लोग, जो मंदिरों के आंगनों में महाकाव्यों की कहानियां सुनाते हैं, म्यूजिक और जेस्चर्स के साथ। अच्छा। They were the original storytellers, the traveling bards of ancient India. तो इसका ओरिजिन भी डिवोशनल था, मंदिर में भगवान की कहानियां। लेकिन फिर इसमें एक बहुत बड़ा बदलाव आया, राइट? मुगल काल में। A massive transformation. जब कथक मंदिरों से निकलकर मुगल दरबारों में पहुंचा, तो सब कुछ बदल गया। सब कुछ मतलब? उसका पर्पस, उसकी ऑडियंस, उसकी एस्थेटिक्स। अब फोकस भगवान को खुश करने से ज्यादा बादशाह को एंटरटेन करने पर आ गया। That's a huge shift, isn't it? पूजा से परफॉर्मेंस बन गया। Exactly. इसका आर्ट फॉर्म पर क्या असर पड़ा होगा? आर्ट हमेशा अपने पेट्रन के हिसाब से ढलता है। दरबार में एंटरटेनमेंट के लिए स्पीड,
टेक्निक और स्पेक्टिकल की जरूरत थी। राइट। यहीं से कथक में तेज चक्कर, पैरों का जटिल काम, मतलब इंट्रिकेट फुटवर्क और टेक्निकल ब्रिलियंस पर इतना जोर दिया जाने लगा। अच्छा। इट बिकेम अ स्पेक्टिकल ऑफ वर्चुओसिटी। फारसी कल्चर का असर वेशभूषा और प्रेजेंटेशन पर भी पड़ा। और इसी दौर में घरानों का जन्म हुआ, बिल्कुल हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक की तरह। ये मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगता है। हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। मतलब अगर मैं एक लखनऊ घराने का परफॉर्मेंस देखूं और फिर एक जयपुर घराने का, तो मुझे एक आम दर्शक के तौर पर क्या फर्क दिखेगा? बहुत अच्छा सवाल है। लखनऊ घराना जो नवाब वाजिद अली शाह के संरक्षण में फला फूला, उसमें आपको नजाकत, अदा, भाव और सुंदरता ज्यादा दिखेगी। ओके, ग्रेस एंड एक्सप्रेशन। हाँ, इट्स मोर अबाउट ग्रेस एंड एक्सप्रेशन। वहीं दूसरी तरफ जयपुर घराना स्पीड, रिदम और पावरफुल फुटवर्क के लिए जाना जाता है। तो वहाँ एनर्जी ज्यादा होगी। वहां आपको एनर्जी और टेक्निकल मास्टरी ज्यादा दिखेगी। फिर बनारस घराना है जो फ्लोर वर्क का ज्यादा इस्तेमाल करता है, और रायगढ़ घराना परकशन यानी ताल पर बहुत फोकस करता है। तो हर घराने का अपना एक अलग कैरेक्टर है। बिल्कुल। और कथक का नाम सुनते ही घुंघरुओं की आवाज और वो तेज चक्कर, पिरुएट्स दिमाग में आते हैं। एक कथक परफॉर्मेंस की स्ट्रक्चर कैसी होती है? ये एक पूरी यात्रा की तरह बिल्डअप होती है। शुरुआत होती है आनंद से, जहां डांसर मंच पर आता है। ठीक है। फिर आता है थॉट, जिसमें डांसर बहुत स्लो ग्रेसफुल मूवमेंट से अपनी बॉडी को ट्यून करता है, जैसे कोई संगीतकार अपने इंस्ट्रूमेंट को करता है। एग्जैक्टली। फिर आते हैं तोड़े और टुकड़े, जो एनर्जी और स्पीड के शॉर्ट बर्स्ट्स होते हैं। लेकिन सबसे एक्साइटिंग हिस्सा तो जुगलबंदी लगता है, द कम्पेटिटिव प्ले बिटवीन द डांसर एंड द तबला प्लेयर। ओह, इट्स इलेक्ट्रीफाइंग। इसे एक म्यूजिकल रैप बैटल की तरह सोचो। अच्छा। डांसर अपने पैरों से एक कॉम्प्लेक्स रिदमिक पैटर्न बजाएगा और तबला वादक को उसे परफेक्टली रिपीट करना होगा। वाओ। फिर तबला वादक एक चैलेंज फेंकेगा और डांसर को उसे अपने फुटवर्क से जवाब देना होगा। ये एक लाइव थ्रिलिंग कॉन्वर्सेशन होती है। और पढ़ंत भी तो एक यूनिक कॉन्सेप्ट है, जहां डांसर खुद बोल रिसाइट करता है और फिर उसे परफॉर्म करता है। हाँ, ये दिखाता है कि ये कथक डांसर सिर्फ परफॉर्मर नहीं, बल्कि एक कंप्लीट म्यूजिशियन और मैथमेटिशियन भी है। सही बात है। उसे ताल और लय की गहरी समझ होती है। और एक और कमाल की चीज है गत भाव। वो क्या है? जहां बिना किसी म्यूजिक या चैंटिंग के सिर्फ एक्सप्रेशंस और जेस्चर्स से पूरी कहानी कह दी जाती है। प्योर एक्टिंग। और परफॉर्मेंस का एंड तराना या क्रमालय से होता है। हाँ, जो एक ग्रैंड फिनाले की तरह होता है, विद ब्रेथ टेकिंगली फास्ट इन कॉम्प्लेक्स फुटवर्क। और इसके लेजेंड्स बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, सीतारा देवी, इन नामों के बिना कथक की कल्पना भी नहीं की जा सकती। बिल्कुल। तो अब तक हमने दो दुनियाएं देखी। एक मणिपुर की, जहां डांस एक इनवर्ड डिवोशनल एक्सपीरियंस है। दूसरी नॉर्थ इंडिया की, जहां डांस एक आउटवर्ड स्पेक्टैक्युलर परफॉर्मेंस है। राइट। अब चलते हैं तीसरी दुनिया में, असम की ओर, जहां डांस इन दोनों के बीच का एक रास्ता है। ए फॉर्म ऑफ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। एग्जैक्टली। सत्रिया। सत्रिया, इसका नाम ही इतना यूनिक है। मैंने सुना है इसका कनेक्शन मठों से है। करेक्ट। इसका नाम सत्र शब्द से आया है, जो असम के वैष्णव मठों को कहते हैं। सत्र। इस आर्ट फॉर्म को 15वीं शताब्दी में महान संत और सोशल रिफॉर्मर शंकर देव ने एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म दिया था। सो इट वॉजंट डेवलप्ड इन टेम्पल्स और रॉयल कोर्ट्स, बट इन मोनेस्ट्रीज। ये तो बहुत ही अलग ओरिजिन स्टोरी है। मंदिर नहीं, दरबार नहीं, बल्कि मठ। तो इसका पर्पस क्या था? इसका पर्पस था साधना, स्पिरिचुअल डिसिप्लिन। अच्छा। ये मुख्य रूप से पुरुष भिक्षुओं, जिन्हें भोकोत कहा जाता था, द्वारा परफॉर्म किया जाता था। पुरुषों द्वारा? हाँ, शुरू में ये उनके डेली रिचुअल्स का हिस्सा था। यहाँ आर्ट एंटरटेनमेंट नहीं, बल्कि ईश्वर से जुड़ने का एक माध्यम है। इट वॉज अ वे टू कनेक्ट विद द डिवाइन। मणिपुरी की तरह इसका कोर भी भक्ति है, और इसमें भी कृष्ण की कहानियां होती हैं। लेकिन टेक्निक में क्या फर्क है? सत्रिया में भक्ति तो है, लेकिन मणिपुरी की तरह सिर्फ लास्या या ग्रेस पर फोकस नहीं है। तो फिर? इसमें तांडव मतलब विगरस मूवमेंट्स और लास्या मतलब ग्रेसफुल मूवमेंट्स, दोनों का बैलेंस है। फुटवर्क और हैंड जेस्चर्स के नियम बहुत स्ट्रिक्ट हैं। और म्यूजिक? म्यूजिक में खोल, एक ड्रम, मंजीरा और बांसुरी का इस्तेमाल होता है, और जो गीत गाए जाते हैं वो खुद शंकरदेव की रचनाएं होती हैं, जिन्हें बोरगीत कहते हैं। बोरगीत? हाँ, इन गीतों में गहरा स्पिरिचुअल फिलॉसफी होता है। और ये सिर्फ भिक्षुओं तक ही सीमित नहीं रहा, राइट? अब तो महिलाएं भी इसे परफॉर्म करती हैं। हाँ, 20वीं सदी में ये मठों की दीवारों से बाहर आया और स्टेज पे परफॉर्म किया जाने लगा।
और इसकी वेशभूषा भी बहुत खास है। हाँ, जो असम के लोकल कल्चर को रिफ्लेक्ट करती है। पुरुष धोती और पागुरी यानी पगड़ी पहनते हैं और महिलाएं पाट सिल्क से बनी घुरी और चादर। इसकी भी अलग अलग फॉर्म्स हैं, जैसे अंक्या नाट। हाँ, अंक्या नाट एक तरह का वन एक्ट म्यूजिकल प्ले है जिसे भावना भी कहते हैं। भावना। ये असम की एक बहुत ही वाइब्रेंट थिएटर ट्रेडिशन है जिसमें डांस, ड्रामा और म्यूजिक के जरिए कृष्ण की कहानियां दिखाई जाती हैं। तो एक लास्ट पॉइंट जो सोर्सेज में मेंशन्ड है वो काफी इंटरेस्टिंग है। संगीत नाटक अकादमी 8 शास्त्रीय नृत्यों को मान्यता देती है, लेकिन कल्चर मिनिस्ट्री 6 को मिलाकर 9 मानती है। और ये दिखाता है कि क्लासिकल का स्टेटस कोई पत्थर की लकीर नहीं है। अच्छा। ये एक फॉर्मल रिकॉग्निशन है जिस पे बहस होती है। सत्रिया को खुद संगीत नाटक अकादमी से क्लासिकल स्टेटस साल 2000 में मिला। अरे वाह, इतनी देर से। हाँ, ये दिखाता है कि हमारी कल्चरल ट्रेडिशंस कितनी लिविंग और इवॉल्विंग है। इन तीनों नृत्य शैलियों को देखकर एक बात तो साफ है कि भारत में कला और भक्ति का रिश्ता कितना गहरा है, पर साथ ही ये भी कि एक ही आइडिया, डिवोशन टू गॉड, कितने अलग अलग तरीकों से एक्सप्रेस किया जा सकता है। बिल्कुल। मणिपुर की सौम्य लहरदार भक्ति, कथक की ऊर्जावान कहानी कहने वाली भक्ति और सत्रिया की अनुशासित मठ वाली भक्ति। वाओ। ये सिर्फ डांस फॉर्म्स नहीं हैं, ये हिस्ट्री, ज्योग्राफी और फिलॉसफी को समझने की खिड़कियां हैं। कैसे एक कला मंदिर से दरबार और फिर मठों तक का सफर तय करती है, ये अपने आप में एक अद्भुत कहानी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, नाउ वी विल डिस्कस फोक डांसेस ऑफ इंडिया। चलिए भारत के लोक नृत्यों की दुनिया में चलते हैं। ये वो डांस नहीं है जो किसी बड़े स्टेज या किसी फॉर्मल ट्रेनिंग से सीखे जाते हैं। बिल्कुल नहीं। सोर्स के हिसाब से ये बहुत स्पॉन्टेनियस होते हैं, मतलब एकदम स्वाभाविक। आम लोग इन्हें करते हैं बिना किसी बहुत बड़ी ट्रेनिंग के। हाँ, और इनकी खूबसूरती ही इनकी सादगी में है। ये किसी इलाके की लोक कथाओं से, वहाँ की दंत कथाओं और जो लोकल म्यूजिक होता है उससे मिलकर बनते हैं। लेकिन एक दिलचस्प बात यह है कि ये कलाएं अक्सर किसी खास समुदाय या कह सकते हैं एक इलाके तक ही सीमित रह गई हैं, और जो ज्ञान है वो पीढ़ी दर पीढ़ी बस आगे बढ़ता गया है। बिल्कुल सही। इसे हम एक तरह का कलेक्टिव एक्सप्रेशन कह सकते हैं। ये सिर्फ मनोरंजन नहीं है, ये तो किसी समुदाय की पहचान है। उनकी खुशी, उनके दुख, उनकी कहानियां, सब कुछ बयां करने का एक जरिया है। अच्छा। और ये जो आपने कहा ना कि ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाता है, यही बात इन्हें एक लिविंग ट्रेडिशन बनाती है। ये कोई म्यूजियम में रखी हुई चीज नहीं है, बल्कि लोगों के जीवन का एक हिस्सा है। तो चलिए शुरू करते हैं अब पूर्वी भारत से। पहला नाम जो दिमाग में आता है वो है छऊ। नाम ही कितना रहस्यमयी लगता है ना? इसका मतलब है छाया या शैडो। ये एक तरह का मास्क्ड डांस है जिसमें बहुत जोरदार मार्शियल मूवमेंट्स होते हैं और इनके जरिए पौराणिक कथाएं सुनाई जाती हैं। मैंने ये भी पढ़ा है कि कभी-कभी प्रकृति से जुड़े थीम्स भी होते हैं, जैसे सर्प नृत्य या मयूर नृत्य। सोचकर ही कितना ड्रामेटिक लगता होगा। What's fascinating here is इसके 3 मुख्य स्टाइल हैं और तीनों अलग-अलग राज्यों में है। झारखंड का सरायकेला छऊ, हाँ। ओडिशा का मयूरभंज छऊ और पश्चिम बंगाल का पुरुलिया छऊ। अच्छा, तीनों में कुछ फर्क भी है। बहुत बड़ा। एक बहुत ही यूनिक डिटेल ये है कि मयूरभंज छऊ के जो कलाकार होते हैं वो मास्क नहीं पहनते। अरे, मास्क डांस बिना मास्क के? हाँ, और इसके इम्पोर्टेंस इसी बात से समझी जा सकती है कि 2010 में यूनेस्को ने इसे रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी में शामिल किया। वाह, मतलब इसे बचाने और बढ़ावा देने के लिए ये एक बहुत बड़ा कदम है। बिल्कुल। अब बात करते हैं ओडिशा के एक और मार्शल फोक डांस की, पाइका। पाइका का मतलब होता है एक लंबा भाला। डांसर लकड़ी के भाले और ढाल लेकर एक तरह से मिलिट्री फॉर्मेशन में अपनी फुर्ती और स्किल दिखाते हैं। इसमें एक मार्शल आर्ट वाली फील है ना? हाँ, और इसका नाम ही सब कुछ बता देता है। पाइका का मतलब युद्ध भी होता है। ये डांस उस क्षेत्र के योद्धाओं की याद दिलाता है। ये उनकी बहादुरी का जश्न है। तो ये सिर्फ एक परफॉर्मेंस नहीं है? नहीं, ये एक हिस्टोरिकल रीएनैक्टमेंट है। अगला है अलकप। ये झारखंड और पश्चिम बंगाल के कुछ इलाकों जैसे राजमहल हिल्स, मुर्शिदाबाद और मालदा में बहुत प्रचलित है। अच्छा। ये एक तरह का रूरल डांस ड्रामा है। मतलब 10-12 डांसरों का एक ग्रुप होता है जिसमें 1-2 मुख्य गायक होते हैं जिन्हें गायन कहते हैं।
ये लोग लोक कथाएं और पौराणिक कहानियां सुनाते हैं और बीच बीच में काप नाम के मजाकिया हिस्से भी आते हैं। मतलब सीरियस कहानी के बीच में कॉमेडी का तड़का। ये कम्युनिटी एंटरटेनमेंट का एक बेहतरीन उदाहरण है। सोचिए पुराने जमाने में जब नेटफ्लिक्स या टीवी नहीं था तो यही वो परफॉर्मेंसेस थीं जो पूरे गांव को एक साथ लाती थीं। सही। ये सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि नैतिक शिक्षा और सामाजिक टिप्पणी का भी एक माध्यम था। चलिए अब पश्चिम की तरफ चलते हैं। जय। और सबसे पहला नाम है गरबा। गरबा गुजरात का ये पॉपुलर फोक डांस नवरात्रि के समय होता है। हम्म गरबा का मतलब है गर्भदीप, मिट्टी का एक घड़ा जिसमें छेद होते हैं और अंदर एक दिया जलता है। बिल्कुल। और महिलाएं इस घड़े के चारों ओर गोल गोल घूमकर रिदमिक क्लैपिंग के साथ नाचती हैं। वो माहौल ही कुछ और होता है। अगर वी कनेक्ट दिस टू द बिगर पिक्चर तो इसका सिंबलिज्म बहुत गहरा है। वो जो घड़ा है वो जीवन के स्रोत यानी गर्भ का प्रतीक है। अच्छा। और वो जो सर्कुलर मूवमेंट है वो जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र को दिखाता है। तो ये सिर्फ डांस नहीं है, ये एक तरह की पूजा है। गरबा के साथ ही आता है डांडिया रास। जी। बहुत एनर्जेटिक और लाइवली डांस है जिसमें पॉलिश्ड स्टिक्स यानी डांडिया का इस्तेमाल होता है। हाँ। कहते हैं कि ये दुर्गा और महिषासुर के बीच की एक नकली लड़ाई को दिखाता है। हाँ, गरबा और डांडिया में ये एक बड़ा फर्क है। गरबा ज्यादा भक्तिमय और गोलाकार है जबकि डांडिया ज्यादा चंचल है और इसमें देवी की शक्ति और जीत का जश्न है। वो जो डांडिया की खनक है वो उस पूरे माहौल में एक अलग ही ऊर्जा भर देती है। अब आते हैं राजस्थान पर। यहाँ का घूमर या गनगौर तो सब जानते हैं। बिल्कुल। ये राजस्थान की भील जनजाति की महिलाएं करती हैं। इसकी पहचान है महिलाओं का गोल गोल घूमना, जिसे पिरोवेटिंग कहते हैं। इससे उनके रंग बिरंगे लहराते हुए घाघरे का नजारा देखने लायक होता है। ये सिर्फ एक डांस नहीं है बल्कि एक राइट ऑफ पैसेज है। ये नारित्व का प्रतीक है। वो जो धीमी ग्रेसफुल स्पिनिंग है उसके लिए जबरदस्त कंट्रोल और स्टैमिना चाहिए होता है। राजस्थान का एक और बहुत सेंशुअस डांस है कालबेलिया। कालबेलिया। इसे कालबेलिया समुदाय की महिलाएं करती हैं। उनके कपड़े और डांस के मूवमेंट्स उस सांपों की तरह होते हैं। बिल्कुल। और इनका सबसे पॉपुलर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है बीन, जिसे सपेरे बजाते हैं। कालबेलिया समुदाय का पारंपरिक पेशा ही सांपों से जुड़ा रहा है, तो ये डांस उनकी पहचान का एक अभिन्न अंग है। इसे भी 2010 में यूनेस्को ने अपनी इंटैंजिबल हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया था। अच्छा, इसे भी? हाँ, जो इस घुमंतु समुदाय की कला को एक वैश्विक पहचान देता है। अब चलते हैं गोवा। यहाँ का डांस है तरंगा मेल। तरंगा मेल। ये इस क्षेत्र की यूथफुलनेस का जश्न मनाता है। दशहरा और होली के दौरान किया जाता है। सोचिए, इंद्रधनुष जैसे कॉस्ट्यूम्स, रंग बिरंगे झंडे। इसे एक विजुअल स्पेक्टिकल कहा गया है और मैं कल्पना कर सकता हूं कि क्यों। ये गोवा की मिलीजुली जिंदा दिल संस्कृति को दिखाता है। ये किसी पौराणिक कथा पर आधारित होने के बजाय सीधे सीधे समुदाय की खुशी और फसल के मौसम के उल्लास को व्यक्त करता है। अब उत्तर भारत की बात करते हैं और जाहिर है पहला नाम है भांगड़ा। भांगड़ा। पंजाब का ये हाईली एनर्जेटिक डांस है। ढोल की वो इन्फेक्शियस बीट्स किसी भी जश्न का माहौल बना देती हैं। और महिलाओं के लिए जो इसका काउंटर पार्ट है वो है गिद्दा। इसकी जड़ें फसल कटाई के त्योहार यानी बैसाखी से जुड़ी हैं। इसके कई मूवमेंट्स खेती-बाड़ी के कामों की नकल करते हैं, जैसे बीज बोना या फसल काटना। अच्छा। हाँ, ये असल में मेहनत के बाद मिली खुशी का शुद्धतम रूप है। हिमाचल प्रदेश का एक डांस है चरबा, जो दशहरा के त्योहार के दौरान किया जाता है। इसे हम कुल्लू दशहरा की परंपराओं से जोड़कर देख सकते हैं, जहां पूरे समुदाय की भागीदारी बहुत अहम होती है। ये उसी सामूहिक उत्सव का एक हिस्सा है। उत्तर प्रदेश से है रासलीला। ये तो पूरी तरह से भक्ति और कहानी पर आधारित है। ये यूपी के ब्रज क्षेत्र का लोकप्रिय नृत्य है, जो राधा और कृष्ण की किशोर प्रेम कहानियों के इर्द गिर्द घूमता है। दिस रेजेस एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि डांस कैसे भक्ति का माध्यम बन सकता है। रासलीला वैष्णववाद और भक्ति आंदोलन का एक जीवंत उदाहरण है। ये सिर्फ एक परफॉर्मेंस नहीं बल्कि ईश्वरीय प्रेम को जीने का, उसे महसूस करने का एक जरिया है। यूपी से ही एक और सेमी क्लासिकल डांस फॉर्म है दादरा। दादरा। हाँ, ये लखनऊ क्षेत्र के दरबारों में खासकर कॉर्टिसंस के बीच बहुत लोकप्रिय था। सेमी क्लासिकल का मतलब है कि इसमें शास्त्रीय संगीत का ढांचा तो है, लेकिन लोक कला जैसी अभिव्यक्ति की आजादी भी है। ये उस दौर की कला और संस्कृति का प्रतीक है जहां कला को बहुत सम्मान दिया जाता था। बिहार का बिरहा बहुत ही अनोखा है। हाँ, विरहा। ये ग्रामीण बिहार में मनोरंजन का एक जरिया है।
इसका थीम उन औरतों का दर्द है जिनके पति घर से दूर हैं। विरह का दर्द। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इसे सिर्फ पुरुष करते हैं और वो ही महिला के किरदार भी निभाते हैं। हाँ, और ये उस इलाके के सोशियो इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट को दिखाता है जहाँ काम के लिए पुरुषों का पलायन एक आम बात है। ये डांस एक बहुत ही निजी दुख यानी विरह को एक सार्वजनिक मंच देता है। तो ये पूरे समुदाय के लिए एक तरह का कलेक्टिव कैथार्सिस है। बिल्कुल। अब मध्य प्रदेश का जवारा, ये एक हार्वेस्ट डांस है जो बुंदेलखंड में होता है। इसमें सिर पर ज्वार से भरी टोकरी को बैलेंस करना होता है और साथ में भारी इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक बजता है। देखने में कमाल लगता होगा। सिर पर फसल को बैलेंस करने का ये काम प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करने का एक तरीका है। ये लोगों का अपनी खेती-बाड़ी की जिंदगी से सीधा जुड़ाव दिखाता है। एमपी के मालवा क्षेत्र से है मटकी। इसे महिलाएं शादी ब्याह और त्योहारों पे करती हैं। मटकी। हाँ, अक्सर ये सोलो डांस होता है जिसमें सिर पर एक के ऊपर एक कई मिट्टी के बर्तन यानी मटकी रखकर संतुलन बनाया जाता है। इसके आड़ा और खड़ा नाच जैसे वेरिएंट्स भी हैं। ये महिलाओं के संतुलन और ग्रेस का एक अद्भुत प्रदर्शन है। ये मटकियां पानी का प्रतीक हो सकती हैं, जो एक कीमती संसाधन है, या फिर ये बस उनकी कलात्मक कुशलता का एक प्रदर्शन हो सकता है। और आखिर में छत्तीसगढ़ का गौर मारिया। ये बस्तर क्षेत्र में रहने वाले बाइसन हॉर्न मारिया जनजातियों का एक महत्वपूर्ण रिचुअलिस्टिक डांस है। डांस में एक बाइसन यानी जंगली भैंसे की हरकतों की नकल की जाती है। इसे पुरुष और महिलाएं दोनों ग्रुप में करते हैं। उस जनजाति की संस्कृति और मान्यताओं में गौर यानी बाइसन का बहुत महत्व है। ये डांस शायद शिकार से जुड़े अनुष्ठानों का हिस्सा रहा हो या जानवर की ताकत और आत्मा का आह्वान करने के लिए किया जाता हो। तो ये समुदाय का अपने प्राकृतिक परिवेश के साथ एक गहरा आध्यात्मिक संबंध दिखाता है। तो ये थी भारत के कुछ लोक नृत्यों की एक झलक। हर डांस की अपनी कहानी है, अपना एक अलग रंग है। और ये विविधता ही तो भारत की खूबसूरती है। हर डांस अपने क्षेत्र का एक जीता जागता इतिहास है जो आज भी सांस ले रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है? तो अब बिहार के जट जटिन डांस फॉर्म पर चर्चा करते हैं। ये उत्तरी बिहार मतलब मिथिला वाले क्षेत्र में बहुत लोकप्रिय है। और इसकी सबसे अनोखी बात पता है क्या है? इसमें एक शादीशुदा जोड़े के प्यार और उनकी जो रोज की नोक झोंक होती है वो दिखाई जाती है। बिल्कुल। और यहीं से मतलब लोक कला की असली खूबसूरती सामने आती है। ये कोई राजा रानी या देवताओं की कहानी नहीं है। हाँ, ये हमारे आपके घर की कहानी है। एकदम। पति पत्नी के बीच का वो खट्टा मीठा रिश्ता, वो शिकायतें, वो रूठना मनाना, उसको सीधे मंच पर उतार दिया। ये दिखाता है कि कला कितनी जमीनी और रिलेटेबल हो सकती है। ये किसी बड़े महाकाव्य की कहानी नहीं, बल्कि सच में हर घर की कहानी है। अगला है झूमर। ये झारखंड और ओडिशा के आदिवासी लोगों का एक लोकप्रिय हार्वेस्ट डांस है। और इसके दो वेरिएशंस हैं, जनानी झूमर जो महिलाएं करती हैं और मर्दाना झूमर जो पुरुष करते हैं। हाँ, और यहाँ ये जेंडर स्पेसिफिक वेरिएशंस का होना बहुत दिलचस्प है ना? सही बात है। ये एक तरह से समाज में पुरुषों और महिलाओं की जो पारंपरिक भूमिकाएं रही हैं उनको दिखाता है, लेकिन साथ ही एक कॉमन सेलिब्रेशन का हिस्सा भी बनाता है। हार्वेस्ट फेस्टिवल के जो डांस होते हैं वो अक्सर कम्युनिटी बॉन्डिंग और प्रकृति को धन्यवाद देने का एक तरीका होते हैं। अब बात करते हैं डंडा यात्रा की, जो ओडिशा में बहुत लोकप्रिय है और इसे भारत की सबसे पुरानी लोक कलाओं में से एक माना जाता है। और ये सिर्फ डांस नहीं है, इसमें ड्रामा और संगीत का एक बहुत ही अनूठा मिश्रण है। भले ही इसमें मुख्य रूप से शिव की कहानियां सुनाई जाती हैं, लेकिन इसका जो अंडरलाइन थीम है वो सोशल हार्मनी और भाईचारा है। अच्छा। हाँ, ये बताता है कि कैसे धर्म और सामाजिक संदेश लोक कला में एक साथ चलते हैं। और असम का बिहू तो बहुत ही फेमस है। इसे पुरुष और महिलाएं दोनों ग्रुप में करते हैं। रंग बिरंगे पारंपरिक कपड़े, वो तेज हाथ के मूवमेंट्स और फुर्तीले कदम देखने में बहुत एनर्जेटिक लगता है। बिहू सिर्फ एक डांस नहीं है, वो असम की पहचान का एक हिस्सा है। वो एक जश्न है, एक कलेक्टिव एक्सप्रेशन ऑफ जॉय है। हाँ। और वो जो ग्रुप फॉर्मेशंस और सिंक्रोनाइज मूवमेंट्स होते हैं वो सामुदायिक एकता को दर्शाते हैं। जैसे कॉलेज फेस्ट में सब मिलके एक साथ झूमते हैं ना। बिल्कुल, बिहू में भी वैसी ही एक यूनिफाइंग एनर्जी होती है। अब थोड़ा नॉर्थ ईस्ट की तरफ चलते हैं। मणिपुर का थांगता, ये एक मार्शल डांस फॉर्म है। थांग का मतलब तलवार और ता का मतलब भाला।
हाँ, ये डांस और मार्शल आर्ट का एक बेहतरीन संगम है। इसमें सिर्फ लड़ाई नहीं है, बल्कि स्किल, क्रिएटिविटी और एजिलिटी का प्रदर्शन है। परफॉर्मर्स एक नकली लड़ाई का सीन करते हैं, कूदना, हमला करना, बचाव करना। ये आज के एक्शन मूवी कोरियोग्राफी जैसा लगता है, लेकिन इसकी जड़ें सदियों पुरानी युद्ध परंपराओं में हैं। और नागाओं का युद्ध नृत्य है रंगमा, जिसे बैम्बू डांस भी कहते हैं। इसमें डांसर रंगीन वेशभूषा, गहने और रंगीन टोपियां पहनकर नकली युद्ध संरचनाएं बनाते हैं। ऐसे उनकी परंपराओं और उनके इतिहास का प्रदर्शन है। ये उनकी बहादुरी और सामुदायिक शक्ति को दिखाता है। सिक्किम का एक मास्क डांस है सिंघी छम। इसमें डांसर एक प्यारी रोएदार पोशाक में होते हैं जो स्नो लायन का प्रतीक है, और वे खंगचेन जोंगपा मतलब कंचनजंगा चोटी को श्रद्धांजलि देते हैं। ये प्रकृति और आध्यात्मिकता के गहरे संबंध को दिखाता है। मतलब पहाड़ को देवता मानकर पूजना। हाँ, और उसे एक डांस फॉर्म के जरिए सम्मान देना। मास्क का उपयोग डांसर को एक अलग चरित्र में बदल देता है, जिससे वो स्पिरिट को चैनल कर पाते हैं जिसका वे प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अब दक्षिण भारत की ओर चलते हैं। तमिलनाडु और केरल का कुम्मी। इसे महिलाएं एक घेरे में खड़ी होकर करती हैं, और सबसे अनोखी बात, इसमें कोई संगीत नहीं होता। जी हाँ, संगीत की जगह लयबद्ध तालियों से मतलब रिदमिक क्लैपिंग से बीट्स बनाई जाती हैं। अरे वाह! ये मिनिमल रिसोर्सेज में मैक्सिमम इम्पैक्ट का एक शानदार उदाहरण है। ये दिखाता है कि कला के लिए महंगे उपकरणों की नहीं, बल्कि रचनात्मकता और भागीदारी की जरूरत होती है। ये पोंगल जैसे त्योहारों पर किया जाता है। केरल और तमिलनाडु का एक और डांस है मयिलट्टम, जिसे पीकॉक डांस भी कहते हैं। इसमें युवा लड़कियां मोर की तरह कपड़े पहनती हैं, रंगीन टोपियां, चोंच और पंख। और इसके जैसे और भी डांस है, जैसे कलाई अट्टम जो कि बेल डांस है, कराड़ी अट्टम यानी भालू डांस, और पाम्पू अट्टम मतलब सांक डांस। अच्छा। ये उस क्षेत्र की बायोडाइवर्सिटी और जानवरों के प्रति सम्मान को दर्शाता है। एक तरह से कला के माध्यम से प्रकृति का जश्न मनाया जा रहा है। आंध्र प्रदेश से है बुर्रा कथा। इसमें एक ही कलाकार पुराणों की कहानियां सुनाता है। ये एक तरह का सोलो स्टोरी टेलिंग आर्ट फॉर्म है। सोचिए, एक अकेला परफॉर्मर पूरी ऑडियंस को अपनी कहानी से बांधे रखता है। ये तो आज के स्टैंड अप कॉमेडी या वन मैन शोज का एक पारंपरिक रूप हो गया। बिल्कुल। आंध्र प्रदेश के पश्चिम गोदावरी जिले का एक और डांस है बुट्टा बोमालू। इसका मतलब है टोकरी के खिलौने। इसमें डांसर खिलौनों जैसे दिखने वाले अलग अलग किरदारों के मुखौटे पहनते हैं। और ये एक नॉन वर्बल परफॉर्मेंस है, बिना कुछ बोले सिर्फ इशारों और संगीत से मनोरंजन करना। ये दिखाता है कि कम्युनिकेशन के लिए भाषा हमेशा जरूरी नहीं होती। केरल का एक लोकप्रिय मंदिर नृत्य है केकोटिकली। इसे पुरुष और महिलाएं दोनों ओणम के समय फसल का जश्न मनाने के लिए करते हैं। मंदिर में प्रदर्शन होना इसके धार्मिक महत्व को दिखाता है, और फसल का उत्सव मनाना मतलब जीवन और समृद्धि का उत्सव मनाना। केरल के दक्षिणी मंदिरों में एक मार्शल डांस होता है पदयानी। इसका शाब्दिक अर्थ है पैदल सेना की पंक्तियां। डांसर कोलम नाम के बड़े बड़े मुखौटे पहनते हैं। वो मुखौटे बहुत ही प्रभावशाली होते हैं। भैरवी, काल मतलब मृत्यु के देवता, यक्षी जैसे पात्रों को मंच पर जीवंत किया जाता है। ये तो सुनने में ही काफी इंटेंस लग रहा है। हाँ, ये लोक कथाओं और पौराणिक कथाओं को एक बहुत ही ड्रामेटिक और विजुअल तरीके से प्रस्तुत करता है। दक्षिण केरल और लक्षद्वीप का एक मार्शल डांस है कोलकली परिचकली। कोल मतलब छड़ी और परिचा मतलब ढाल। इसमें लकड़ी के नकली हथियारों का इस्तेमाल होता है। परफॉर्मेंस धीमी गति से शुरू होती है और धीरे धीरे टेम्पो बढ़ता जाता है और अंत में एक उन्माद तक पहुंच जाता है। ये तो किसी फिल्म के क्लाइमैक्स सीन की तरह है, जहां टेंशन और एक्साइटमेंट बढ़ता जाता है। बिल्कुल। कर्नाटक का एक अनोखा डांस है भूता आराधना यानी शैतान की पूजा। इसमें प्रदर्शन से पहले शैतानों को दर्शाने वाली मूर्तियों को एक चबूतरे पर रखा जाता है। फिर कलाकार इतनी जोरदार तरीके से नाचता है मानो उस पर कोई आत्मा आ गई हो। ये ट्रांस और पोजेशन की अवधारणा को दिखाता है, जो दुनिया भर की कई लोक परंपराओं में मौजूद है। मैसूर क्षेत्र में लोकप्रिय है पट्टाकुनीथा। यह पुरुषों द्वारा किया जाने वाला एक धार्मिक नृत्य है, जिसमें वे रंगीन रिबन से सजे लंबे बांस के डंडों का उपयोग करते हैं, जिन्हें पट्टा कहा जाता है। ये एक विजुअल स्पेक्टिकल है। रंग बिरंगे डंडों का इस्तेमाल इसे बहुत आकर्षक बनाता है और ये सभी धर्मों के लोगों के बीच लोकप्रिय है। केरल की एक और कला है चाक्यार कुथू। ये एक सोलो परफॉर्मेंस है जिसमें कलाकार खुद को एक सांप के रूप में तैयार करता है।
ये गद्य और कविता का एक संयोजन है। परंपरागत रूप से ये चाक्यार समुदाय, जो एक पुजारी जाति है, उनके द्वारा किया जाता रहा है। ये कला और सामाजिक संरचना के बीच के संबंध को भी दिखाता है। पंजाब में है झूमर। इसे आदिवासी सिख फसल के मौसम में करते हैं। ढोल की धुन पर बाहों की हरकतें सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होती हैं। और दिलचस्प बात यह है कि इसे बलूचिस्तान के व्यापारी भारत लाए थे। अच्छा। हाँ, ये कल्चरल एक्सचेंज का एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे कलाएं सीमाओं के पार यात्रा करती हैं और नई जगहों पर अपनी जड़ें जमा लेती हैं। कर्मा नाच ये पूर्वी भारत के कई जनजातियों द्वारा कर्मा त्योहार के दौरान किया जाता है, खासकर छोटा नागपुर के पठार में। डांसर एक दूसरे की कमर में हाथ डालकर एक घेरा बनाते हैं। ये सामुदायिक एकता का प्रतीक है। एक साथ एक घेरे में एक दूसरे को पकड़कर नाचना, ये हम एक हैं की भावना को दर्शाता है। छत्तीसगढ़ में यादव समुदाय द्वारा राउत नाच खासकर दिवाली के त्योहार के दौरान किया जाता है। कई डांस फॉर्म्स स्पेसिफिक कम्युनिटीज और फेस्टिवल से जुड़े होते हैं, जो उनकी सांस्कृतिक पहचान को और मजबूत करते हैं। जम्मू और कश्मीर का डुमाहाल, जो वट्टल जनजाति द्वारा किया जाता है, इसमें पुरुषों के लिए एक लंबी शंकुआकार टोपी मतलब कोनिकल हैट के साथ रंगीन वेशभूषा होती है। हर क्षेत्र की अपनी खास वेशभूषा, अपनी खास पहचान होती है, जो उनके डांस में भी झलकती है। गोवा के कोंकण क्षेत्र में महिलाएं त्योहारों के दौरान फुगड़ी करती हैं। वे अलग अलग फॉर्मेशंस में ज्यादातर घेरे या पंक्तियों में नाचती हैं। ये एक और उदाहरण है कि कैसे लोक नृत्य महिलाओं के लिए एक साथ आने, जश्न मनाने और खुद को एक्सप्रेस करने का एक माध्यम बनते हैं। मिजोरम का चिराव, जो बांस की डंडियों का उपयोग करके किया जाता है, माना जाता है कि इसकी उत्पत्ति विदेशी हो सकती है। पुरुष बांस की लंबी जोड़ियों को लयबद्ध तरीके से बजाते हैं और लड़कियां बांस की बीट्स पर नाचती हैं। ये कोऑर्डिनेशन और टाइमिंग का एक शानदार खेल है। हाँ, एक भी गलत कदम और पैर बांस में फंस सकता है। बिल्कुल, यह दिखाता है कि लोक नृत्यों में सिर्फ कला ही नहीं, बल्कि गजब की स्किल भी होती है। और आखिर में उड़ीसा का दलखई, ये ज्यादातर दशहरे के त्योहार के दौरान किया जाता है। इसे जनजातियों द्वारा किया जाता है और इसमें कई संगीत वाद्य यंत्रों का उपयोग होता है। ये फिर से त्योहार, समुदाय और संगीत के संगम को दिखाता है, जो भारतीय लोक नृत्यों की आत्मा है। तो हमें उम्मीद है कि अध्याय 6 भारतीय नृत्य रूप पर हमारी आज की चर्चा आपको पसंद आई होगी। ये नितिन सिंघानिया की भारतीय कला और संस्कृति से थी। यूपीएससी विषयों पर ऐसी और चर्चाओं के लिए द यूपीएससी पॉडकास्ट चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।